नमस्कार दोस्तों, मैं नीरज जांगीर स्वागत करता हूं आपका क्वालिटी एजुकेशन के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। जैसा कि आपने थंबनेल में देख लिया होगा, हम पढ़ने वाले हैं राजस्थान सेवा नियम के पीवाईक्यूज मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हम पढ़ने वाले हैं। क्योंकि जो एग्जाम में सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछने की संभावना होती है वो होती है पीवाईक्यू से। उनसे रिलेटेड जो उनमें पिछले एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वैसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आज की इस क्लास में हम सभी जो क्वेश्चन हैं जो पिछले एग्जाम में पूछे गए थे उन सब के बारे में हम डिटेल से डिस्कशन करेंगे। हर एक क्वेश्चन को बिल्कुल एनालाइज करेंगे, अच्छे से समझेंगे, याद भी करने की कोशिश करेंगे। तो देखो स्टार्ट करें क्लास को। सबसे पहले हम थोड़ा ओवरव्यू जान लेते हैं राजस्थान सेवा नियम का। तो देखो बात करें हम राजस्थान सेवा नियम, या हम शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते थे, राजस्थान सर्विस रूल को आरएसआर। देखो सबसे पहले हम बात करें राजस्थान सेवा नियम की, तो ये क्या है, ये है राज्यपाल के कार्यकारी आदेश होते हैं। तो एक तो आपको ये चीज याद रखनी है कि जो राजस्थान सेवा नियम है वो क्या है, राज्यपाल के कार्यकारी आदेश है। फिर हम बात करें कि संविधान में, भारतीय संविधान है उसमें इसका उल्लेख कहाँ किया गया है। तो देखो जो आर्टिकल 309 है उसमें कहा गया है कि कोई भी जो राज्य सरकार है वह अपने राज्य में जो सरकारी सेवा है उसके संचालन के लिए नियम व उपबंध बना सकती है। ये किसमें लिखा गया है, ये लिखा गया है आपके आर्टिकल 309 में। तो ये चीज आपको याद रखनी है। पहली चीज कौन सी, कि जो आरएसआर है वो क्या है, वह राज्यपाल के कार्यकारी आदेश है। नेक्स्ट बात क्या आती है, किसका उल्लेख किसमें किया गया है। तो देखो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 309 में बताया गया है कि जो राज्य सरकारें हैं वह अपने राज्य में सरकारी सेवा के संचालन के लिए क्या बना सकती है, नियम व उपबंध बना सकती है। तो हमें ये चीज याद रखनी है। फिर आ जाती है हमारे बात कि इसकी अधिसूचना कब जारी की गई थी। अधिसूचना, तो देखो अधिसूचना कब जारी की गई थी, तो ये जारी की गई थी आपके 23 मार्च 1951 को क्या जारी की गई थी, अधिसूचना। और जो आरएसआर है वो लागू कब हुए थे, वो मतलब प्रभावी कब हुए थे। तो देखो लागू की बात की जाए तो ये लागू हुए थे 1 अप्रैल 1951। तो देखो ये जो मोटा मोटी चीजें हैं ये तो आपको याद रखनी है कि ये तो राज्यपाल के कार्यकारी आदेश है, 309 में इसका उल्लेख किया गया है। दूसरी बात आती है अधिसूचना कब जारी की गई थी, तो 23 मार्च 1951 को अधिसूचना जारी की गई थी। और इस समय राजस्थान के जो राज प्रमुख थे वो कौन थे, तो वो थे सवाई, यहाँ लिख देता हूं मैं, मान सिंह सेकंड। तो ये चीज आपको याद रखनी है। फिर बात आती है कि इसमें टोटल अध्याय कितने हैं। तो देखो आरएसआर की बात करें तो इसमें टोटल अध्याय है आपके 16 तो अध्याय है। वही बात करूं मैं नियम की, तो इसमें नियम कितने हैं, तो इसमें 167 167 इसमें नियम है। लेकिन अपने सिलेबस में कौन कौन से चैप्टर हैं उसके बारे में हम बात करें। देखो अपने जो सिलेबस है उसमें, ये दिख रहा होगा, शायद नहीं दिख रहा होगा, मैं दूसरा कलर ले लेता हूं। इसमें देखो आपके 2 3 10 11 12 नहीं है, क्योंकि 12वां जो आपके कार्यग्रहण काल नियम है, ज्वाइनिंग टाइम रूल्स है, उसमें चेंज कर दिए हैं। तो 12 के बाद में 13 14 15 और 16, जो कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8। ये टोटल जो 8 अध्याय हैं वो अपने को पढ़ने होते हैं। ये आपकी इसमें जो सिलेबस है उसमें दिया गया है। तो ये सारी चीजें आपको याद होनी चाहिए। फिर देखो अब हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि परीक्षाधीन से तात्पर्य है। ऑप्शन लिखा हुआ है प्रशिक्षु, पार्ट टाइम सलाहकार, एक व्यक्ति जिसे किसी सेवा के संवर्ग में स्थायी रिक्ति पद के विरुद्ध नियमित रूप से चयन कर नियुक्त किया गया है, या इसमें इनमें से कोई नहीं। तो देखो राइट ऑप्शन की बात करें तो इसमें राइट ऑप्शन हो जाता है ऑप्शन नंबर सी। मतलब प्रशिक्षाधीन कौन होगा, प्रोबेशनर कौन होगा, तो वो एक ऐसा व्यक्ति होगा जिसे किसी सेवा में समर्ग मतलब केडर में स्थायी रिक्त के विरुद्ध, मतलब कोई खाली पद है उसके विरुद्ध नियमित रूप से चयन कर नियुक्त किया गया है। तो वो क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा आपके परीक्षाधीन या सॉरी परीक्षाधीन। और इसका उल्लेख किया गया है आपके 7:30 में, क्योंकि हमें पता है, आपको याद होगा कि जो आपके अध्याय 2 है उसमें क्या लिखा हुआ है, उसमें बताई गई है परिभाषाएं। परिभाषा
और उसमें 7:01 से लेकर 7:40 तक के नियम हैं। उन्हीं में आपके एक नियम आता है 7:30 जिसमें लिखा हुआ है परीक्षाधीन का मतलब क्या होगा? तो परीक्षाधीन का मतलब आपको पता हो गया होगा, एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो आपको याद रखना है कि एक व्यक्ति जिसे किसी सेवा के संवर्ग में स्थायी जो रिक्ति पद है के विरुद्ध नियमित रूप से चयन कर नियुक्त किया गया है। फिर देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें हम। नेक्स्ट लिखा हुआ है कि मानदेय से अभिप्राय है, मतलब मानदेय या होनोररी से तात्पर्य है व्यक्तिगत वेतन से, परिकल्पित वेतन से, विशेष वेतन से या एक राज्य कर्मचारी को सामयिक अथवा कभी कभार प्रकृति के अतिरिक्त कार्य के लिए आवर्तक या अनावर्तक भुगतान को मानदेय कहा जाता है। देखो मानदेय की हम बात करें तो इसका उल्लेख किया गया है 7:13 में। तो एक तो आपको ये पता होना चाहिए कि इसका उल्लेख कहाँ है, तो इसका उल्लेख है आपके अध्याय 2 जो कि परिभाषा वाला है, उसमें 7:13 में उल्लेख किया गया है मानदेय का। अब देखो मानदेय का मतलब के बारे में हम बात करें कि मानदेय होता क्या है, तो देखो जो सरकारी कर्मचारी है वो कोई विशेष कार्य करता है तो उसके लिए कुछ मानदेय दिया जाता है, उसे अतिरिक्त भुगतान दिया जाता है। एक बार हम परिभाषा के बारे में बात करें तो क्या लिखा हुआ है, एक राज्य कर्मचारी को सामयिक अथवा कभी कभार, मतलब या तो नियमित रूप से या कभी कभार प्रकृति के अतिरिक्त कार्य, मतलब जो उसका कर्तव्य है उसके अतिरिक्त वो यदि कार्य करता है तो उसे क्या दिया जाता है, आवर्तक मतलब नियमित रूप से या अनावर्तक मतलब कभी-कभार भुगतान किया जाता है तो उसे क्या कहा जाता है, मानदेय कहा जाता है। मानदेय में एक चीज और है कि मानदेय जो आपका कर्तव्य का अंश हो, मान लो आपने कोई कार्य किया और वो आपके कर्तव्य का अंश हो तो उसमें किसी प्रकार का मानदेय नहीं दिया जाएगा। मानदेय कब दिया जाता है, जब आपने कोई विशेष कार्य किया हो। मान लो कोई अध्यापक है, कोई लेक्चरर है, वो क्या कर रहा है, किसी और स्कूल में जाके एक एक्स्ट्रा वर्क दे रहा है, एक्स्ट्रा कुछ लेक्चर दे रहा है, तो उसे क्या दिया जाता है, होनोररी वेतन दिया जाता है, मानदेय दिया जाता है। मतलब कोई कर्मचारी है वो अपने कर्तव्य के अतिरिक्त कोई कार्य कर रहा है, उसका उसको भुगतान किया जा रहा है, तो वो क्या है, मानदेय होता है। फिर देखो आगे बात करें, इसमें राइट ऑप्शन कौन सा हो जाता है, ऑप्शन नंबर डी। फिर देखो आगे बात करें अपन, आगे लिखा हुआ है कि राज्य सेवा नियमों राजस्थान सेवा नियमों के विभिन्न नियमों के अंतर्गत सक्षम प्राधिकारी के अधिकारों का प्रयोग करने हेतु अधिकारियों की सूची किस प्रविष्ट में दी गई है। तो देखो इसकी जो सूची है वो दी गई है आपके प्रविष्ट 9 में। तो ये आपको याद रखना है कि राजस्थान सेवा नियम में जो विभिन्न नियमों है उसके अंतर्गत सक्षम प्राधिकारी की बात करें तो इसका उल्लेख किया गया है आपके 7:6 में, इसके बारे में बात की गई है कि अधिकारों का प्रयोग करने हेतु अधिकारियों की सूची किस प्रविष्टि में दी गई है, तो वो है आपकी प्रविष्टि 9। इसमें राइट ऑप्शन हो जाता है ऑप्शन नंबर 1 और ये क्वेश्चन आपके 2012 में पूछा गया है। देखो आगे बात करते हैं अपन, आगे लिखा है भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के तहत समेकित निधि गठित की जाती है। तो ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसमें आपको स्टार लगा लेना है क्योंकि जो जीएफएनआर है उसमें भी ये क्वेश्चन पूछा जाता है और आरएसआर में भी ये क्वेश्चन बार बार आता है, तो आपको इसको तो अच्छे से समझ लेना है। देखो इसमें पहली बात तो ये आपको पता होना चाहिए कि समेकित निधि या मैं बात करूं संचित निधि की, तो दोनों एक ही चीज है। पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि समेकित निधि और संचित निधि एक ही होती है। फिर बात आता है कि जो संचित निधि है उसका उल्लेख किस में किया गया है, तो देखो अनुच्छेद 266(1) है, उसमें केंद्र और राज्य उनकी संचित निधि की बात की गई है और इसको अच्छे से आपको याद कर लेना है कि 266 में 266(1) है उसमें जिसके बारे में बात की गई है उसमें केंद्र और राज्य की संचित निधि की बात की गई है। मैं बात करूं 266(2) की, 266(2) में लिखा गया है आपके लोक लेखा निधि के बारे में बात किसमें की गई है, तो वो की गई है आपकी 266(2) में। साथ ही मैं बात करूं, देखो यहां पे लिख देता हूं आगे, इसके साथ आपको ये भी पूछा जाता है कि आकस्मिक निधि का उल्लेख कहां किया गया है। आकस्मिक निधि तो आपको याद रखना है कि 267 एक में तो लिखा गया है आपके केंद्र सरकार की आकस्मिक निधि और 267(2) में लिखा है आपके राज्य सरकार की आकस्मिक निधि। वही मैं बात करूं आपके संचित निधि की, तो देखो संचित निधि है उसको तभी निकाला जा सकता है। पहली बात तो ये आपको याद रखना है कि संचित निधि क्या है, तो ये सरकार का एक चालू खाता होता है। क्या होता है, ये सरकार का क्या है, चालू खाता है। मतलब जितने भी जो पैसे आएंगे वो किस में आएंगे, इसी में आएंगे। मान लो
कोई रेवेन्यू है, कोई टैक्सेस आ रहा है, किसी प्रकार का जो लोन लिया हुआ है, वो सब चीजें किसमें आएगी, इसमें आपके संचित निधि में आएगी। राज्य में तो राज्य की संचित निधि और केंद्र में केंद्र सरकार की जो संचित निधि है उसमें ये सारा पैसा आएगा। किसी को पैसा देना है वो भी किससे जाएगा, वो भी जाएगा आपके संचित निधि से। हम तो क्या बोल सकते हैं कि जो संचित निधि है वो क्या है, सरकार का चालू खाता है। जबकि हम बात करें आकस्मिक निधि की, तो किसी प्रकार की जब कोई आपदा आ जाए, कोई आकस्मिक, कोई मान लो कोई आपदा आ गई है, कोई बाढ़ आ गया है, भूकंप आ गया है, अकाल पड़ गया है, कोई ऐसी चीज आ गई है, तब पैसा किससे निकाला जाता है, तब निकाला जाता है आकस्मिक निधि से। राज्य में कौन देगा आकस्मिक निधि से, राज्यपाल। और वही बात करें केंद्र में, तो केंद्र में जो राष्ट्रपति होता है वो इसको देता है। तो ये सारी चीजें आपको याद हो गई होगी। राइट ऑप्शन कौन सा है, तो राइट ऑप्शन हो जाता है 266। तो ये क्वेश्चन तो आपको अच्छे से याद होना चाहिए। 266 एक वापस अपन याद कर लेते हैं। 266 एक में क्या है, केंद्र और राज्य की संचित निधि के बारे में बात की गई है। 266 दो में किसकी बात की गई है, लोक लेखा निधि की। वही मैं बात करूं 267 में, तो इसमें बात की गई है आपके केंद्र सरकार की आकस्मिक निधि। और 267 दो में तो इसमें लिखी गई है राज्य सरकार की आकस्मिक निधि। तो ये चारों क्वेश्चन है वो आपको अच्छे से पता होने चाहिए। फिर देखो आगे बात करें, आगे लिखा उच्च सेवा से तात्पर्य ऐसी सेवा से है। ऑप्शन ए लिखा हुआ है, एक चतुर्थ श्रेणी सेवा हो, चतुर्थ श्रेणी सेवा नहीं हो, मंत्रालयिक सेवा हो, या राज्य सेवा नहीं हो। देखो इसमें राइट ऑप्शन की बात करें तो राइट ऑप्शन हो जाता है आपके ऑप्शन नंबर बी, की जो चतुर्थ श्रेणी के अलावा कोई भी जो है वो क्या कहलाएगी, आपके सेवा है वो क्या कहलाएगी, उच्च सेवा। मतलब चतुर्थ श्रेणी के सेवा के अन्य अलावा कोई सी भी यदि सेवा है तो वो कहलाती है आपके चतुर्थ श्रेणी सेवा। तो इसको आपको अच्छे से याद रख लेना है। राइट ऑप्शन कौन सा हो जाता है, तो ऑप्शन हो गया आपके राइट ऑप्शन नंबर बी। फिर देखो आगे बढ़े अपन, आगे लिखा राजस्थान सेवा नियम में क्षतिपूरक भत्ते की परिभाषा है। मतलब क्षतिपूरक भत्ते हैं वो क्या होते हैं, इसके बारे में हमसे पूछा गया है। ये क्वेश्चन 2011 में पूछा गया था। तो देखो ए में क्या लिखा हुआ है, जो राज्य कर्मचारी को उसके द्वारा विशेष परिस्थितियों में व्यक्तिगत रूप से किए गए व्यय की पूर्ति हेतु दिए जाए। ऑप्शन बी में लिखा हुआ है, जो राजकीय सेवारत कर्मचारी को राजकार्य के दौरान हुई किसी हानि की पूर्ति हेतु दिए जाए। क्या लिखा हुआ है ऑप्शन सी में, कि जो राजकीय कर्मचारी को होने वाली संभावित क्षति के लिए एक निश्चित राशि दी जाए। या लिखा हुआ है कि जो राजकीय कर्मचारी को दायित्व निर्वहन के समय किसी नागरिक को हुई क्षति की पूर्ति हेतु देय राशि हेतु बता दिया जाए। अब देखो सभी ने हमने पढ़ लिया है, इसमें राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए। क्योंकि देखो इसमें क्या लिखा हुआ है, जो राज्य कर्मचारी को उसके द्वारा विशेष परिस्थितियों में, इसमें विशेष परिस्थितियों में व्यक्तिगत रूप से किए गए व्यय की पूर्ति हेतु दिए जाए। मान लो कोई कर्मचारी है उसको क्षतिपूर्ति भत्ते कैसे दिए जाएंगे, मान लो कि वो एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल कर रहा है तो ट्रेवल अलाउंसेस दिए जा रहे हैं, या वो कहीं पे किसी ऑफिशियल काम से जा रहा है तो उसे मान लो किसी प्रकार की विशेष पैसा दिया जा रहा है, विशेष भुगतान किया जा रहा है, तो वो क्या है, विशेष परिस्थितियों में दिया जा रहा है, तो वो कहलाता है क्षतिपूरक भत्ते। तो राइट ऑप्शन कौन सा जाता है, ऑप्शन नंबर ए। फिर देखो आगे बढ़े अपन, आगे देखो लिखा हुआ है कि चयनित प्रत्याशी या सीधी भर्ती से स्पष्ट रिक्ति के विरुद्ध परीक्षाधीन प्रशिक्षार्थी के रूप में नियुक्ति का राजस्थान सेवा नियम के निम्न दिनांक से प्रभावी किया गया है। तो देखो पहली बात तो क्या है कि हम बात करते हैं परीक्षाधीन प्रशिक्षार्थी की, इसका उल्लेख किया गया है नियम आपके 30 में, 730 में इसका उल्लेख किया गया है। अब इसमें बात करें कि कोई भी यदि ऐसा कर्मचारी है जो कि सिलेक्टेड हुआ है तो उसे प्रोबेशन पीरियड होता है, वो कितने साल का होगा, तो वो होगा 2 साल का। और ये चीज कब से प्रभावी है, तो ये प्रभावी है आपके 20/1/2006, 20 जनवरी 2006 से। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। 2011 में क्वेश्चन पूछा गया था परीक्षाधीन प्रशिक्षार्थी के लिए, और इसमें ऑप्शन नंबर राइट कौन सा हो गया, ऑप्शन नंबर सी। तो ये चीज आपको याद रखनी है। 2 साल का क्या होता है, प्रोबेशन पीरियड होता है। कहीं कहीं ऐसी सेवाएं भी हैं जिसमें 2 साल से ज्यादा इसको बढ़ाया भी जा सकता है। फिर देखो आगे बात करें, आगे लिखा है पदाधिकार के निलंबन का प्रावधान किस नियम में किया गया है। तो देखो पदाधिकार के निलंबन की बात करें तो उसका तो उल्लेख किया गया है आपके नियम 17 में। क्योंकि मैं बात करूं पदाधिकार समाप्त, तो पदाधिकार की जो समाप्ति है उसके बारे में लिखा गया आपके नियम 18 में। और हम बात करें 19 में, तो 19 में लिखा गया है कि जो पदाधिकार है उसका इसका स्थानांतरण के बारे में बात की गई है नियम 19 में। और जो कर्मचारी है, सरकारी कर्मचारी का स्थानांतरण
ये बात किसमें की गई है? तो ये बात बताई गई है नियम 20 में। तो आपको तीनों नियम पता हो गए होंगे। नियम 17 में क्या लिखा गया है कि पदाधिकार का निलंबन कैसे होगा, सस्पेंड कैसे किया जाएगा। फिर नियम 18 में लिखा हुआ है पदाधिकार है उसको समाप्त कैसे किया जाएगा। वैसे पदाधिकार समाप्त नहीं किया जा सकता किसी भी हालत में, लेकिन यदि क्या हो, कोई कर्मचारी हो, किसी मान लो कि कोई कर्मचारी है, वो किसी अभी वीडियो लगा हुआ है, अब आरएस में सिलेक्शन हो गया है, तो वो क्या करेगा, वीडियो को छोड़ के आरएस में लग जाएगा। तो वीडियो का जो पदाधिकार है वो उसका समाप्त हो गया है। पदाधिकार का स्थानांतरण भी किया जा सकता है और जो कर्मचारी है उसका स्थानांतरण भी किया जा सकता है। उसका उल्लेख नियम 20 में किया गया है। तो देखो 17, 18, 19, 20 इनको अच्छे से आपको याद कर लेना है। 2016 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। फिर लिखा हुआ है कि राजस्थान सेवा नियम खंड 1 के किस नियम में प्रथम नियुक्ति के समय आयु परिभाषित है। अब देखो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो आपको इस पे भी स्टार लगा लेना है। ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है। तो देखो हम बात करें प्रथम नियुक्ति के समय आयु, तो ये बात की गई है आपके नियम 8 क में। अब देखो इसमें क्या लिखा हुआ है वो अपन बाद में देखेंगे, पहले अपन ये देखते हैं कि 9, 10, 11 में क्या लिखा हुआ है। देखो इसमें लिखा हुआ है, हम बात करें 9 में, तो इसमें लिखा हुआ है कि जब प्रथम नियुक्ति होती है उस समय स्वास्थ्य प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना। ये किसमें लिखा गया है? नियम 9 में। मतलब आपकी जब प्रथम नियुक्ति होगी तब आपको क्या करना है? स्वास्थ्य प्रमाण पत्र नियुक्त करना है, मतलब स्वास्थ्य प्रमाण पत्र है वो जमा करवाना है। दूसरा लिखा हुआ है कि जो स्वास्थ्य प्रमाण पत्र होगा उसका प्रारूप क्या होगा, ये लिखा गया आपके नियम 10 में। और जो नियम 11 है उसमें लिखा हुआ है कि ये जो प्रमाण पत्र है उस पर हस्ताक्षर किसके होंगे, ये लिखा गया आपके नियम 11 में। हस्ताक्षर किसके होते हैं? एक तो जो जिला अधिकारी है या जिला स्वास्थ्य अधिकारी है उसके हस्ताक्षर इसमें होने चाहिए। तो देखो बात की आपको याद हो गए होंगे। नियम 9 में क्या लिखा हुआ है कि स्वास्थ्य प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना। यदि कोई कर्मचारी की प्रथम नियुक्ति हो रही है तो उसे क्या करना है? स्वास्थ्य प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना है। नियम 10 में क्या लिखा हुआ है कि जो स्वास्थ्य प्रमाण पत्र होंगे उसका प्रारूप क्या होगा, उसका मतलब कैसे तरह से वो डिजाइन किया जाएगा, उसमें क्या क्या चीजें लिखी जाएगी, ये लिखा हुआ है नियम 10 में। नियम 11 की बात करें तो इसमें लिखा हुआ है स्वास्थ्य प्रमाण पत्र पर हस्ताक्षर किसके होंगे, तो जिला स्वास्थ्य अधिकारी है उसके क्या होते हैं? हस्ताक्षर होते हैं। अब हम बात करें नियम 8 क की। अब देखो नियम 8 क में लिखा हुआ है आपके प्रथम नियुक्ति के समय आयु। तो देखो इसकी बात की जाए तो आयु इसमें लिखा हुआ है कि 16 वर्ष से लेकर कितनी 40 वर्ष है इसमें आयु। मतलब न्यूनतम तो कितनी आयु है? 16 वर्ष, और अधिकतम कितनी है? 40 वर्ष है। लेकिन इसको आरक्षित करके बढ़ाया जा सकता है। अब आपको लग रहा होगा कि 16 वर्ष कैसे हो सकती है? तो देखो गवर्नमेंट ने 16 साल दिया हुआ है, लेकिन जब भी अपन जब किसी प्रकार का कभी एग्जाम होता है तब आपने देखा होगा कि उससे जो उसमें लिखा हुआ आता है कि कितनी आयु होनी चाहिए, उसमें लिखा हुआ है 18 वर्ष के अधिक। मतलब जब कहीं पे भी किसी प्रकार का उल्लेख नहीं किया गया हो तब न्यूनतम आयु तो कितनी होगी? 16 वर्ष, और अधिकतम कितनी होगी? 40 वर्ष। लेकिन मैं बात करूं इसमें अलग अलग प्रकार की छूट दी गई है। कैसे कि मान लो कोई सामान्य महिला है तो उसे 5 वर्ष की छूट दी गई है। मतलब कितनी हो गई? 40 प्लस 5 कितनी होगी? 45 वर्ष उसकी अधिकतम आयु हो सकती है। वही मैं बात करूं आपके एसटी, एससी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस और एमबीसी, इनकी कोई महिला है तब तो कितनी छूट मिलेगी? 10 वर्ष की। और पुरुष है तो उन्हें कितनी छूट मिलेगी? 5 वर्ष की। ध्यान से चीजों को समझना। यदि सामान्य महिला है तो उसे 5 वर्ष की छूट मिल गई, तो मतलब उसकी अधिकतम आयु कितनी हो गई? 45 वर्ष के टाइम वो क्या कर सकते हैं? प्रथम नियुक्ति के समय 45 वर्ष की आयु हो सकती है। वही बात करूं मैं एसटी, एससी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एमबीसी, उसमें महिला तो क्या है? 10 वर्ष की छूट है, पुरुष को कितनी है? 5 वर्ष की छूट है। तो ये चीजें आपको समझ में आ गई होगी। यदि कोई कर्मचारी सेना में है तो उसकी अधिकतम आयु कितनी हो सकती है? 50 वर्ष। सेना में है तो अधिकतम आयु कितनी हो सकती है? 50 वर्ष। वही मैं बात करूं यदि कोई महिला है और वो क्या है? तलाकशुदा है या विधवा है या परित्यक्ता है, उनकी कोई लिमिट नहीं दी गई है। मतलब उसके बारे में कोई उल्लेख नहीं किया गया है, उनकी जो मैक्सिमम लिमिट है उसके बारे में बात नहीं की गई है। तो ये चीजें आपको याद रखना है। और ये सारी बातें किसमें की गई है? ये बताई गई है आपके 8 ए में, या अपन क्या बोल सकते हैं 8 क में।
तो ये चीजें आपको याद रखनी है। कितनी न्यूनतम कितनी होगी 16 वर्ष, अधिकतम कितनी 40 वर्ष। वही हम बात करें सामान्य महिला को 5 वर्ष की छूट दी गई है। एसटी, एससी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एमबीसी को जो महिला है उनको 10 वर्ष, पुरुष है उनको 5 वर्ष। सेना में यदि कोई है तो उसको 50 वर्ष की छूट दी गई है। तलाक है, कोई विधवा है, परित्यक्ता है तो उन्हें किसी प्रकार की कोई लिमिट नहीं है। वो जब चाहे तब तक वो क्या कर सकती है, अप्लाई कर सकती है। फिर देखो यहाँ पर राइट ऑप्शन कौन सा हो जाता है, ऑप्शन नंबर ए। फिर देखो हम आगे बात करें, आगे लिखा राजस्थान सेवा नियम का नियम 9 निम्न में से संबंधित है। तो अभी अभी हमने देखा था किससे संबंधित है, नियुक्ति पर स्वास्थ्य प्रमाण पत्र। तो यह ऑप्शन नंबर बी है जो इसका राइट हो जाता है। फिर देखो आगे बात करें, आगे लिखा है स्वास्थ्य प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने से मुक्त किए गए कर्मचारी कौन कौन से हैं। तो देखो पहली बात तो कि जो स्वास्थ्य प्रमाण पत्र से जो मुक्ति की बात की गई है, मतलब ऐसे कौन कौन से कर्मचारी होंगे जिनको स्वास्थ्य प्रमाण पत्र देने की आवश्यकता नहीं होगी, उसका लिखा गया है नियम 12 में इसका उल्लेख किया गया है। तो एक तो आपको ये पता होना चाहिए कि कौन से नियम में स्वास्थ्य प्रमाण पत्र प्रस्तुति से मुक्ति की बात की गई है या छूट की बात की गई है। तो वो नियम है आपके 12। फिर देखो ऑप्शन ए लिखा हुआ है कि उच्च सेवा का एक राज्य कर्मचारी जो 3 माह से कम अवधि के लिए अस्थायी रूप से रिक्त पद पर नियुक्त किया गया हो। तो ये बिल्कुल सही बात है। यदि कोई उच्च सेवा का एक कर्मचारी है जो कि 3 माह से कम समय के लिए उसकी नियुक्ति की गई है तो उसे किसी प्रकार का स्वास्थ्य प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं करना होगा। फिर देखो बी में क्या लिखा हुआ है, जो किसी प्रतियोगिता परीक्षा के माध्यम से चयनित हुआ है तथा उसका मेडिकल परीक्षण हो चुका है। मान लो कोई कर्मचारी ऐसा है या कोई ऐसा कर्मचारी है जिसकी क्या हो, प्रतियोगिता परीक्षा के माध्यम से उसका सिलेक्शन हुआ है और उसका जो मेडिकल है वो पहले ही हो चुका है, तो उसे किसी प्रकार का जो स्वास्थ्य प्रमाण पत्र है वो प्रस्तुत नहीं करना है। फिर देखो क्या लिखा हुआ है, जो सेवानिवृत्ति के तुरंत बाद नियुक्त किया गया है। जैसे मान लो कोई कर्मचारी आर्मी में था, आर्मी में रिटायर होने के बाद में वो किसी अपने राजस्थान सरकार की किसी विभाग में कार्यरत है तो उसको किसी प्रकार का स्वास्थ्य प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं करना होगा। तो देखो यहाँ पर राइट ऑप्शन कौन सा हो गया, ऑप्शन नंबर डी है वो बिल्कुल करेक्ट है। साथ ही देखो इसमें एक चीज और हो सकती है कि यार मान लो कोई कर्मचारी है वो चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी जो अस्थायी रूप से 6 माह या उससे कम समय के लिए लगाया गया है। मतलब कोई चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी है जो 6 महीने या उससे कम समय के लिए लगाया गया है और वो अस्थायी कर्मचारी है तो उसे भी किसी प्रकार का स्वास्थ्य प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं करना है। तो ये 4 चीजें आपको अच्छे से याद होनी चाहिए। 2016 में क्वेश्चन पूछा गया था कौन कौन सी, एक तो उच्च सेवा का यदि कोई कर्मचारी है और अस्थायी रूप से 3 माह से या उससे कम समय के लिए लगाया गया है तो उसे स्वास्थ्य प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं होगी। दूसरी बात, यदि कोई प्रतियोगिता परीक्षा से उसका चयनित हुआ है और उसका जो स्वास्थ्य है जांच है वो पहले से हो चुकी है तो उसे स्वास्थ्य प्रमाण पत्र नहीं देना है। या फिर देखो कोई सेवानिवृत्ति के तुरंत बाद लगा है, रिटायरमेंट के तुरंत बाद यदि कोई कर्मचारी सेवा में लगा है तो उसे स्वास्थ्य प्रमाण पत्र नहीं देना है। साथ ही चौथी बात कौन सी हो गई, यदि कोई चतुर्थ श्रेणी का कोई कर्मचारी है उसे 6 महीने या उससे कम समय के लिए अस्थायी रूप से लगाया गया है तो उसे किसी प्रकार का स्वास्थ्य प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं करना है। तो ये 4 चीजें आपको अच्छे से याद कर लेनी है। फिर देखो आगे बात करें, आगे लिखा हुआ पदाधिकार की मौलिक सिद्धांत क्या क्या है। देखो इसके बारे में बात करें तो लिखा हुआ है एक ही समय में एक स्थायी रूप से रिक्त पद पर 2 या 2 से अधिक कर्मचारी की नियुक्ति स्थायी रूप से नहीं की जा सकती है। इस लाइन को आप अच्छे से समझना, क्या लिखा हुआ है, एक ही समय में एक स्थायी रूप से रिक्त पद, मान लो कोई खाली पद है उस पर 2 या 2 से अधिक कर्मचारियों की नियुक्ति नहीं की जा सकती। मान लो कि कोई कर्मचारी है, मान लो जूनियर अकाउंटेंट के पद पर कर्मचारी लगा हुआ है तो मुझे बताओ उसे एक पद पर 2 कर्मचारी हो सकते हैं क्या, नहीं हो सकते। यही बात की जा रही है कि 2 मतलब 1 से अधिक या 2 या 2 से अधिक कर्मचारी की नियुक्ति उस पर स्थायी रूप से नहीं की जा सकती है। फिर देखो बी में क्या लिखा हुआ है, एक कर्मचारी किसी एक ऐसे पद पर स्थायी रूप से नियुक्त नहीं किया जा सकता जिस पद पर किसी अन्य व्यक्ति का पदाधिकार हो। मतलब यदि कोई कर्मचारी है जिसका पदाधिकार है उस पर किसी अन्य कर्मचारी का पदाधिकार नहीं हो सकता है, ये बात की गई है ऑप्शन नंबर बी में। तो ये भी बिल्कुल सही हो जाता है। ये भी क्या है, मौलिक सिद्धांत है पदाधिकार का। फिर बात लिखा हुआ है कि एक कर्मचारी एक ही समय में 2 या 2 से अधिक स्थायी पदों पर एक साथ स्थायी रूप से नियुक्त नहीं किया जा सकता। ऐसा नहीं हो सकता कि आप वीडियो के पद पर भी चयनित हो और जूनियर अकाउंटेंट के पद पर भी चयनित हो और दोनों में आप काम कर रहे हो, तो ये चीज बिल्कुल संभव नहीं है। तो ये भी बिल्कुल सही हो जाता है। तो देखो राइट ऑप्शन कौन सा हो गया, ये सभी, मतलब ऑप्शन नंबर डी है वो बिल्कुल सही हो जाता है। और ये क्वेश्चन भी आपके 2016 में पूछा गया था। तो आपको समझ सकते हो कि चीजें कुछ हार्ड आने वाली नहीं है। ऐसा नहीं है कि बहुत सारी चीजें आपको याद करनी हो, आप एक बार समझ लेते हो
चीज़ों को आप अच्छे से समझ लोगे तो भी आपकी चीज़ें बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगी। तो आपको क्या करना है, मैं जो पीवाईक्यू क्वेश्चन करवा रहा हूँ उसको समझते जाना है। कोई मैं आपकी जो इसमें नियम के बारे में हम बात करते हैं, जैसे यहाँ पर मैंने आपको ये नियम बताए थे, इस नियम को भी आपको 1-2 बार पढ़ोगे तो अच्छे से याद हो जाएंगे और इन्हीं में से चीज़ें पूछी जाएगी। फिर देखो आगे बात करें अपन, आगे लिखा है महिलाओं के लिए राजस्थान सरकार की सेवा में प्रवेश पाने के लिए सामान्यतः अधिकतम आयु सीमा क्या है? तो देखो इसका राइट ऑप्शन, ये क्वेश्चन पूछा गया था 2012 में। इस समय इसका जो राइट ऑप्शन था वो था ऑप्शन नंबर डी 42 वर्ष। लेकिन अब क्या है, इसका राइट ऑप्शन है वो चेंज हो जाएगा। कैसे कि मैं बात करूं आपके 13 मार्च 2018 को इसमें चेंज कर दिया गया था। क्या चेंज कर दिया गया था कि यदि कोई पुरुष है, उसकी जो एज है, मैक्सिमम जो एज लिमिट है उसको बढ़ा दिया था। कितना? उसको बढ़ा दिया था 42 वर्ष से 45 वर्ष कर दिया था। सॉरी, 35 से कितना कर दिया था? 40 वर्ष कर दिया था। वही मैं बात करूं महिला की, तो जो उनकी एज है उसको कितना बढ़ा दिया था? उसको बढ़ा दिया था कि 42 से 45 वर्ष। अब मुझे बताओ ये चीज समझ आई क्या? पहले कितनी थी? 42 वर्ष थी, उसको कब बढ़ा दिया गया? 13 मार्च 2018 को उसको बढ़ा दिया गया। और अब कितनी हो गई है? अब हो गई है 45 वर्ष। तो अब ये क्वेश्चन आए तब तो क्या करोगे? 45 वर्ष पहला कौन सा सही था? तो वो था 42वां। पुरुष की बात करें तो उसको 35 से बढ़ाकर 40 कर दिया गया था। कब की बात है? तो ये बात है 13 मार्च 2018 की। तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। फिर लिखा राजस्थान सेवा नियम के किस नियम में पदाधिकार के निलंबन का प्रावधान किया गया है? तो ये हमने देख लिया था। पदाधिकार का निलंबन की बात किसमें की गई है? नियम 17 में। फिर देखो आगे देखें अपन, अगले है किसी नियुक्ति संबंधी नियम में किसी सेवा पद विशेष पर नियुक्ति हेतु अन्यथा प्रावधान नहीं हो, महिलाओं के लिए राजकीय सेवा में प्रवेश हेतु अधिकतम आयु एवं उसका प्रावधान नियमानुसार किया गया है। तो देखो इसमें राइट ऑप्शन की बात करें तो वो हो जाता है आपके ऑप्शन नंबर सी। ये कब की बात है? 2011 की। तो सेम वैसा ही क्वेश्चन आ गया है। तो आप ये भी समझ सकते हो कि ये चीज कितनी इंपॉर्टेंट है, जो आपके नियम 8 के हैं वो कितना इंपॉर्टेंट है। देखो 2 क्वेश्चन इसमें आ चुके हैं। तो देखो ये यहाँ पर भी गलत हो जाता है क्योंकि हमने अभी पढ़ लिया है कि 13 मार्च 2018 में क्या कर दिया गया है। मैं बात करूं मेल की तो उनकी तो 35 से 40 और फीमेल की बात की जाए तो 42 से 45 कर दी गई है। तो यहां पर उस समय की बात करूं तब तो राइट हो जाता है आपके ये ऑप्शन नंबर सी। लेकिन अभी कौन सा सही है? तो अभी बात है आपके 45 की और डेट कौन सी है? 13 मार्च 2018। तो ये चीजें आपको यहां तक समझ में आ रही होगी। फिर देखो आगे बात करें अपन, आगे लिखा राजस्थान सेवा नियम के नियम 15 के अनुसार एक राज्य कर्मचारी पदाधिकार प्राप्त कर लेता है यदि वह किसी पद पर नियुक्ति की योग्यता रखता है, वह किसी पद पर नियुक्ति उपरांत पद का वेतन प्राप्त कर लेता है, वह किसी स्थायी पद पर स्थायी रूप से नियुक्त किया जाता है, या यदि वह किसी पद पर नियुक्ति होने पर चिकित्सीय परीक्षा के पद के लिए उपयुक्त पाया जाता है। तो देखो ये क्वेश्चन है आपके 2011 में पूछा गया था। इसमें राइट ऑप्शन क्या है? पदाधिकार के बारे में इसमें बात की गई है और इसमें राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी। वह किसी स्थायी पद पर स्थायी रूप से नियुक्त किया जाता है तो वो क्या है? उसका पदाधिकार है। ये पदाधिकार की डेफिनेशन भी अपन बोल सकते हैं। समझो क्या लिखा हुआ है कि वह किसी स्थायी पद पर स्थायी रूप से नियुक्त किया जाता है तो वो क्या है? उसका पदाधिकार है। उस पद पर उसका क्या है? अधिकार है। ये बात की गई है। तो राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी इसमें हो जाता है। फिर देखो आगे बात करें, आगे लिखा हुआ है राज्य कर्मचारी का राजकीय सेवा से त्याग पत्र स्वीकार करने के लिए सक्षम अधिकारी है। तो सक्षम अधिकारी तो पहले तो इसकी डेफिनेशन किसमें लिखी गई है? 7(6) में इसके बारे में बताया गया है। ऑप्शन पढ़े हम तो दिखा हुआ है विभाग के माननीय मंत्री, राज्य कर्मचारी द्वारा धारित पद का नियोक्ता अधिकारी, या जिस जिले में राज्य कर्मचारी कार्यरत है उसका जिला कलेक्टर या कार्यालय का मुखिया जहां राज्य कर्मचारी सेवारत है। मतलब यदि कोई कर्मचारी ऐसा है जो त्यागपत्र देता है तो उसका त्यागपत्र स्वीकार कौन करेगा, इसके बारे में हमें पूछा गया है। तो देखो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी में क्या लिखा हुआ है कि राज्य कर्मचारी द्वारा धारित पद, मतलब जो कर्मचारी है उसने जो पद है वो जब धारित किया था, जब धारण किया था, जब पद वो नियुक्त किया गया था, उसका जो नियोक्ता अधिकारी है जिसने उसको नियुक्त किया था वही अधिकारी क्या होगा? उसका त्यागपत्र स्वीकार करेगा। तो ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। 2011 में पूछा गया था और राइट ऑप्शन हो जाता है ऑप्शन नंबर बी। फिर देखो आगे देखें अपन, आगे लिखा हुआ है
कि राज्य कर्मचारी के पदाधिकार का निलंबन तथा निलंबित पदाधिकार का पुनः प्रतिस्थापन के बारे में बात किसमें की गई है? तो देखो ये भी हमने देख लिया था, ये बात की गई है नियम 17 में। तो देखो नियम 17 के अभी तक हमने 3 क्वेश्चन देख लिए हैं। तो आपको देखो ऐसा क्वेश्चन है जो बार-बार पूछा जा रहा है। देखो ये क्वेश्चन 11 में आया था, इससे पहले हमने 16 में देखा, तो रिपीट तो हो रहे हैं इसका मतलब। तो आपको भी क्या करना है, चीजों को ध्यान से समझते रहना है। जो क्वेश्चन बार-बार आ रहे हैं तो उनको समझना है, चीजों को याद रखना है। ये क्लास थोड़ी-सी बड़ी होगी लेकिन आपके लिए बहुत ज्यादा फ्रूटफुल होने वाली है। राइट ऑप्शन कौन सा हो गया? नियम 17। फिर देखो आगे बात करते हैं अपन। आगे लिखा हुआ है राजस्थान सेवा नियम के नियम 22A का संबंध है। लिखा हुआ है राज्य सेवा में प्रथम नियुक्ति के समय न्यूनतम आयु से, राजकीय सेवा में किसी पद पर नियुक्ति पर स्वास्थ्य प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने में या प्रशिक्षण काल में दी गई धनराशि वापस जमा कराने से, या सामान्य वित्तीय नियम के सामान्य भविष्य निधि के लिए अंशदान से। तो देखो नियम 22 की हम बात करें तो नियम 22 में लिखा गया है आपके कि यदि कोई कर्मचारी है वो क्या करता है, प्रशिक्षण काल के दौरान जो प्रशिक्षण है वो छोड़कर चला जाता है, क्योंकि हमें पता है प्रशिक्षण काल कितना होता है, सामान्यतः 2 साल का। अब देखो यदि कोई कर्मचारी क्या करता है, 2 साल तक वो प्रशिक्षण लेता है और 2 साल के बाद में उसे क्या करना होता है कि 2 साल ही उसे उस सेवा में कार्य करना अनिवार्य होगा। यदि कोई कर्मचारी क्या करता है, 2 साल का प्रशिक्षण ले लिया उसने, उसके बाद में तुरंत वो क्या करता है, 2 साल के अंदर-अंदर यदि वो क्या करे कि वो जॉब है वो छोड़ दे, तब उसे क्या होगा, जो प्रशिक्षण काल में जितनी उसके पैसा लगा है, प्रशिक्षण में जितना भी पैसा लगा है, वो उसे वापस देना होगा। और ये किसमें लिखा हुआ है? 22A में। तो देखो ये बात किसमें की गई है? ऑप्शन नंबर सी में ये बताया गया है कि प्रशिक्षण काल में दी गई धनराशि वापस जमा कराने पर, मतलब क्या करना है, प्रशिक्षण काल में जितनी भी आपको राशि दी गई है, जितना भी आपके पैसा खर्च किया गया है, वो सारा पैसा आपको वापस जमा कराना होगा। यदि आप क्या करते हो, प्रशिक्षण होने के बाद में 2 साल तक, यदि आप 2 साल के अंदर-अंदर आप क्या करते हो, त्याग पत्र दे देते हो। लेकिन इसमें क्या बताया गया है, यदि कोई भत्ता दिया गया है, आपके जो दैनिक भत्ते दिए गए हैं या आपके जो ट्रैवलिंग अलाउंसेस दिए गए हैं, वो आपको वापस जमा नहीं करवाने हैं। साथ ही एक बात और भी लिखी गई है, इसमें यह भी बताया गया है कि यदि आपने मान लो 2 साल का प्रशिक्षण लिया, प्रशिक्षण लेने के बाद में आप राज्य की किसी अन्य सेवा में चले गए हो और वहां पर इस प्रशिक्षण से जो आपने पहले लिया था उसका आपको लाभ मिल रहा है, तब आपको किसी प्रकार का पैसा या भुगतान करने की आवश्यकता नहीं है। तो ये चीज भी आपको याद रखनी है। ये 2011 में पूछा गया था। राइट ऑप्शन है आपके ऑप्शन नंबर सी। फिर देखो आगे बात कर रहे हैं अपन। आगे लिखा हुआ है अवकाश का अर्जन कैसे किया जाता है? कर्तव्य संपादन से, विभागाध्यक्ष के आदेश से, अधिकार से या आवश्यकता अनुसार से। तो देखो इसमें राइट ऑप्शन होता है कर्तव्य के संपादन से, और ये लिखा हुआ है आपके नियम 58 में, क्योंकि हम अब कौन सा पढ़ रहे हैं, अध्याय 10 की तरफ हम बढ़ गए हैं। मतलब यदि आप कर्तव्य संपादन करोगे तभी आपको क्या मिलेगा, अवकाश का अर्जन होगा। फिर देखो हम आगे बात करें। फिर देखो आगे लिखा है कि राजस्थान सेवा नियम की किस नियम में प्राविधित है कि अवकाश अधिकार के रूप में नहीं मांगा जा सकता। तो देखो ये बात की गई है आपके नियम 59 में। 59 में क्या लिखा हुआ है कि अवकाश है वो आपका अधिकार नहीं है। ये जरूरी नहीं है कि आपको अवकाश दिया ही दिया जाएगा। आप जब सरकारी सेवा में रहते हो तब 24 घंटे आप सेवा में ही हो। सरकार कभी भी आपको बुला सकती है। जैसे मान लो कोई पुलिस में है तो इसका मतलब क्या है, वो कभी भी 24 घंटे उनकी ड्यूटी है, कभी भी मान लो कोई आपत्ति आ जाती है तो उस समय उनको बुलाया जा सकता है। तो अवकाश आपका अधिकार नहीं है। ये किसमें लिखा गया है? ये लिखा गया है नियम 59 में। फिर देखो नियम 60 की अपन बात करें तो इसमें क्या लिखा हुआ है? इसमें लिखा हुआ है कि जो अवकाश है, अवकाश है वो प्रारंभ कब होगा और समाप्त कब होगा। मतलब कोई व्यक्ति यदि अवकाश ले तो वो अवकाश प्रारंभ कब होगा और समाप्त कब होगा, उसकी सारी जानकारी किसमें लिखी गई है? वो लिखी गई है आपके नियम 60 में। फिर देखो हम बात करें नियम 23 की, तो नियम 23 में क्या लिखा हुआ है? इसमें लिखा गया है कि यदि कोई कर्मचारी है जो नियोजन में नहीं रहना चाहता है, मतलब सरकारी नियोजन में न रहने की शर्तें, ये किसमें लिखा गया है? ये लिखा गया आपके 23 में। और 5 की बात करें तो आपको पता होगा जो आपके अध्याय 1 है उसमें लिखा गया है, जिसमें डेलीगेशन की बात की गई है कि जो शक्तियां हैं उसको डेलीगेट कैसे किया जाएगा, उसका प्रत्यायोजन कैसे किया जाएगा, प्रत्यायोजन है वो किस प्रकार किया जाएगा, वो लिखा है आपके नियम 5 में। तो देखो ये चीजें आपको सभी समझ में आ गई होगी। ये
जूनियर अकाउंटेंट 2012 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। फिर देखो आगे बात करें अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कर्तव्य से जानबूझकर अनुपस्थित रहने पर सरकारी कर्मचारी के विरुद्ध राजस्थान सेवा नियम के किस नियम में कार्रवाई करने का प्रावधान है? मतलब यदि कोई कर्मचारी क्या करता है कि उसकी अवकाश है वो समाप्त हो गया और उसके बाद में वो जानबूझकर अवकाश पर रह रहा है, तो उसके जो आरएसआर का जो नियम है, किस नियम के तहत उस पर कार्रवाई की जाएगी? तो देखो वो नियम है आपके नियम 86। नियम 86 पे क्या किया जाएगा? उस पर कार्रवाई की जाएगी। कार्रवाई कौन करेगा? तो ये कार्रवाई करेगा सक्षम अधिकारी। सक्षम अधिकारी क्या करेगा? कार्रवाई करेगा। बात करें अपन की कार्रवाई क्या की जा सकती है, तो देखो यदि क्या करे, कोई व्यक्ति है वो जानबूझकर अवकाश पर है, उसने मान लो कि 2 दिन की छुट्टी ली और वो 5 दिन तक ही नहीं आया है, मतलब 3 दिन और उसने ज्यादा छुट्टियां ले ली और कोई उसके पास सेटिस्फाइड करने का कोई कारण नहीं है, तब उस पर कार्रवाई की जाएगी। कार्रवाई की क्या की जाएगी? तो उसका उसने जो पिछला जो उन्होंने जो टेन्योर है, पिछला मतलब जिसने मान लो कि पिछले जितने टाइम भी उन्होंने काम किया है, वो उसको जब्त किया जा सकता है। जब्त मतलब ध्यान से समझना कि उसने जितना भी कार्य किया है अभी तक, उसको जब्त करने का मतलब है उसकी पेंशन नहीं बनाई जाएगी, क्योंकि आपको पता है जितना वो कार्य करता है उतनी पेंशन बनती जाएगी, जितने साल वो काम कर रहा है तो वैसे पेंशन बनेगी, तो वो जो पुराना टाइम पीरियड है उसको जब्त किया जा सकता है। साथ ही मान लो सक्षम अधिकारी को लगे कि जो उसने छुट्टी ली है वो संतुष्ट हो, मतलब सक्षम अधिकारी है वो संतुष्ट हो जाए कि हाँ छुट्टी है वो सही चीज के लिए ली गई थी, कोई मान लो कि कोई आवश्यक चीज हो गई थी, 2 दिन की छुट्टी लेके गया था लेकिन 3 दिन इसमें एक्स्ट्रा इसलिए लग गए क्योंकि कोई आपत्ति आ गई थी, कोई विशेष कार्य हो गया था, तब क्या करता है सक्षम अधिकारी है, तो जैसे 2 दिन की छुट्टी थी, उसने 3 दिन एक्स्ट्रा ले ली, तो ये जो 3 दिन है, वो भी क्या करेगा, उसके अवकाश लगा देगा और ये 3 दिन का अवकाश रहेगा। ये कब की बात की कर रहा हूँ मैं, जब सक्षम अधिकारी को लगे कि हाँ, ये संतोषजनक कारण है। यदि मान लो कि सक्षम अधिकारी को लगे कि नहीं, ये संतोषजनक कारण नहीं है, तब वो क्या कर सकता है, वो जो बाकी का जो उसका टेन्योर है, जो उसने जितना टाइम काम किया है, उसको जब्त कर सकता है, साथ ही जो छुट्टी ली है, उसको शून्यकाल घोषित कर सकता है। शून्यकाल घोषित कर सकता है। शून्यकाल का मतलब क्या हो गया कि मान लो 3 दिन उसने शून्यकाल घोषित कर दिए, तो 3 दिन हैं वो ना तो उनके पेंशन में काउंट होंगे, ना ही किसी प्रकार का भत्ता, वेतन, अवकाश कुछ चीज़ें उसमें उपलब्ध नहीं होगी, तो उसको शून्यकाल भी घोषित कर सकता है। साथ ही यदि क्या हो कि 30 दिन तक वो कर्मचारी है वो क्या करे, 30 दिन तक उसकी कोई सूचना नहीं है और वो अवकाश पर है, तब इसे हटाया भी जा सकता हो। और यदि कोई कर्मचारी ऐसा है जो कि 5 साल तक छुट्टी पर है, मतलब 5 साल तक वो अवकाश लेकर गया 2-3 दिन की और 5 साल तक आया ही नहीं, तो उसका क्या माना जाएगा, उसका त्यागपत्र माना जाएगा। मतलब उसने त्याग दे दिया है, ये माना जाकर उसकी जो पदाधिकार है वो समाप्त कर दिया जाएगा। तो देखो मुझे बताओ, ये चीज़ें समझ में आ गई क्या कि नियम नियम जो 86 है उसमें क्या लिखा हुआ है कि यदि कोई कर्मचारी जानबूझकर अनुपस्थित रहता है तो उस पर कार्रवाई की जाएगी। कौन करेगा? सक्षम अधिकारी कार्रवाई करेगा। क्या करेगा कि उसकी जो पहले की हुई जो ड्यूटी है, वो कर्तव्य है, उसको जब्त कर दिया जाएगा या उसको जो छुट्टियाँ ली है उसको शून्यकाल घोषित कर देगा, या क्या होगा कि वो 30 दिन तक नहीं आता है तो उसे हटाया जा सकता है। 5 साल तक वो यदि नहीं आता है तो उसकी जो मतलब उसको त्यागपत्र उसका समझा जाएगा कि उसने त्यागपत्र दे दिया है। फिर देखो आगे बात करें। आगे लिखा है राजस्थान सेवा नियम में वैदेशिक सेवा में नियुक्ति राज्य कर्मचारी संबंधित अवकाश संबंधी प्रावधान है। मतलब यदि कोई वैदेशिक सेवा में है तो उसके अवकाश संबंधी प्रावधान किसमें लिखे गए हैं? नियम 66-67 में, नियम 67-68 में, नियम 68-69 में या 69 और 70 में। तो देखो इसका राइट ऑप्शन की बात करें तो इसमें राइट ऑप्शन होगा 68, नियम 68 और नियम 69। अब देखो नियम हम 68 की बात करें तो इसमें तो ये लिखा हुआ है कि जो कर्मचारी है ये कोई वैदेशिक सेवा में सॉरी वैदेशिक सेवा में जा रहा है तो उसे सारी जानकारी होनी चाहिए कि उसके कितने अवकाश मिलेंगे, उसके क्या-क्या अधिकार है, ये संपूर्ण जानकारी उन्हें होनी चाहिए। या जो संस्था वैदेशिक सेवा में भेज रही है या जो वैदेशिक सेवा में जहाँ पर जा रहा है, उनको पूरी चीज़ों को अवगत करवाना है कि भाई आपको ये छुट्टियाँ मिलेगी, ऐसे-ऐसे आपको काम करना है। सारी चीज़ें जो वैदेशिक सेवा में जो कर्मचारी जा रहा है उनको ये सारी चीज़ें ज्ञान होना चाहिए। ये तो लिखा हुआ है 68 में। और वही हम बात करें 69 में, इसमें लिखा हुआ है कि आपको वैदेशिक सेवा में अवकाश कितने मिलेंगे। तो देखो वैदेशिक सेवा में यदि कोई कर्मचारी है तो उसे कितने अवकाश मिलते हैं? 120 दिन का अवकाश मिलता है। कितना? तो 120 दिन का अवकाश मिलता है। और यदि उस कर्मचारी को 120 दिन से ज्यादा का अवकाश चाहिए, 20 दिन प्लस अवकाश चाहिए, तब वो क्या करेगा? एक तो महालेखाकार की रिपोर्ट, महालेखाकार की रिपोर्ट और जो जिसमें वो वैदेशिक सेवा में जिसमें गया हुआ है, वहाँ का जो सक्षम अधिकारी है, सक्षम
अधिकारी है, उन दोनों की आज्ञा पर ही वो क्या कर सकता है, 120 दिन से ज्यादा का अवकाश ग्रहण कर सकता है। तो देखो नियम कौन सा है, तो 67 नियम है और नियम 69 में अवकाश के बारे में लिखा गया है कितने अवकाश मिलेंगे, तो 120 दिन का अवकाश मिलेगा। उससे ज्यादा का अवकाश यदि कर्मचारी को चाहिए तो महालेखाकार की रिपोर्ट या जो सक्षम अधिकारी है वो किसमें, जो नियोक्ता कंपनी है उसका जो सक्षम अधिकारी है उन दोनों की सहमति से ही वो अवकाश ले सकता है। तो यहां तक की चीजें आपको समझ में आ गई होगी। फिर देखो नेक्स्ट हम देखें, आगे लिखा राजस्थान सेवा नियम के नियम 64 में प्रावधान है, लिखा हुआ है स्वयं की बीमारी का इलाज कराने के लिए अवकाश बाबत स्वीकृत अवकाशों से अधिक समय रुकने पर कार्रवाई, नियत तारीख से पूर्व अवकाश से लौटने संबंधी या अवकाश पर होते हुए नियोजन स्वीकार करने बाबत। तो देखो बात करें नियम 64 की, तो उसमें राइट ऑप्शन हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी कैसे, इसमें लिखा हुआ है आपके नियम 64 में लिखा हुआ है कि कोई भी यदि कर्मचारी है वो उसको मान लो कोई अवकाश पर है, मान लो 15 दिन की कोई छुट्टी मिल गई, सर्दियों की छुट्टी आ गई और सर्दियों की छुट्टियों में वो ऐसा करे कि किसी और नियोजन में काम करना लग जाए, किसी प्राइवेट कंपनी में लग जाए और वहां पर काम करे, या उसने क्या किया कि सरकार से मान लो किसी चीज के लिए छुट्टी ले ली और उस छुट्टी में वो किसी और नियोजन में कार्य कर रहा है, तो वो नहीं करेगा, वो करना स्वीकार नहीं किया जाएगा। तो लिखा अवकाश पर रहते हुए नियोजन स्वीकार करने बाबत किसमें लिखा गया है, 64 में लिखा गया है। मतलब जो सरकारी कर्मचारी है वो अन्य कहीं काम नहीं करेगा, किसी भी नियोजन में कार्य नहीं करेगा। हाँ, एक शर्त पर वो कार्य कर सकता है, जब जो कार्य है वो लोक हित में है और उनके जो भी अधिकारी है उनसे उन्होंने परमिशन ले चुका है। लेकिन उसमें भी क्या है कि यदि कोई सामान्य है, सामान्यतः कितने मिलेगी, तो सामान्यतः वो 1 वर्ष तक कार्य कर सकता है किसी अन्य नियोजन में, और विशेष मान लो उसको परमिशन दे दी गई है, विशेष परमिशन उसे मिल गई है, तब वो 3 साल तक अन्य नियोजन में काम कर सकता है। मुझे बात समझिए क्या, 64 में क्या लिखा हुआ है कि कोई भी सरकारी कर्मचारी है वो किसी भी मान लो छुट्टियां लेकर अवकाश के समय में कहीं और काम नहीं कर सकता है, लेकिन मान लो काम है वो लोक हित में हो, सरकार ने उसे परमिशन दे दी हो, तो सामान्य तो 1 साल के लिए वो कार्य कर सकता है। और मान लो कोई विशेष परिस्थिति है, सरकार को लगा कि हाँ नहीं उसको 3 साल पर वहां काम करना चाहिए, इसके लोग है, लोक हित होगा और वो जो आम जनता के लिए फायदेमंद है, तब सरकार क्या कर सकती है, इसे 3 साल तक बढ़ा भी सकती है। फिर देखो आगे बात करें, आगे लिखा हुआ राजस्थान सेवा नियम के नियम 86 में एक नया प्रावधान अधिसूचित किया गया है, जिसमें अवकाश पर अथवा बिना अवकाश के निर्धारित अवधि तक निरंतर सेवा में अनुपस्थित रहने पर राजकीय सेवा से त्याग पत्र दिया हुआ समझा जाएगा, यदि दिनांक सही दिनांक एवं अवधि का जोड़ा बताइए। मतलब हमें क्या बताना है, इस चीज का मतलब क्या है कि नियम 86 में दिया गया है कि यदि कोई कर्मचारी है वो इस अवधि से ज्यादा अवधि तक अवकाश में रहता है, तब उसका क्या माना जाएगा, त्यागपत्र माना जाएगा। तो हमसे पूछा है कि कौन सी दिनांक है जिसको ये प्रभावी हुए और वो अवधि कौन सा है, ये मतलब ये जोड़े दिए हुए हैं। मतलब यहाँ पर तो दिया हुआ है कि अधिसूचना की दिनांक कौन सी है, यहाँ पर दिया हुआ उपस्थिति की अधिकतम अवधि क्या है अनुपस्थिति की। क्वेश्चन समझो, सबसे पहले तो क्या लिखा हुआ है कि हमें लिखा हुआ है कि नियम जो 86 है उसमें क्या बताया गया है कि 2 बात की गई है। क्या, एक तो अधिसूचना कब जारी की गई थी, किसके बारे में, कि यदि कोई कर्मचारी अधिकतम कितने दिनों तक अवकाश पर रहे तब उसे उसका त्यागपत्र माना जाएगा। देखो इसके हम बात करें तो इसमें राइट ऑप्शन की हो जाता है आपके 5 वर्ष। 5 वर्ष यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, लेकिन हमें डेट याद है कितनी, तो 20/8/2001 को ये अधिसूचना जारी की गई थी। तो राइट ऑप्शन कौन सा हो जाता है, ऑप्शन नंबर डी। ये क्वेश्चन 2011 में पूछा गया था। मतलब यदि कोई कर्मचारी 5 वर्ष से अधिक समय के लिए अवकाश पर रहता है तो उसे क्या माना जाएगा, उसका त्यागपत्र समझा जाएगा, मतलब उसे त्यागपत्र दे दिया है। और साथ ही ये अधिसूचना कब जारी हुई थी, तो ये 20/8/2001 को ये अधिसूचना जारी हुई थी। फिर देखो आगे बात करें, आगे लिखा है एक राज्य कर्मचारी अपने खाते में संपूर्ण सेवा काल में कितने दिनों का अधिकतम उपार्जित अवकाश जमा रख सकता है। तो देखो उपार्जित अवकाश के बारे में बात करें तो एक जो कर्मचारी है वो अपने संपूर्ण सेवा काल में 300 दिन का उपार्जित अवकाश है वो रख सकता है। अब देखो उपार्जित अवकाश है एक जो कैलेंडर वर्ष है, एक कैलेंडर वर्ष में एक जो कर्मचारी है उसको कितने उपार्जित अवकाश मिलते हैं, तो 30 दिन का उपार्जित अवकाश मिलता है। ये चीजें आपको याद रखनी है। और देखो मैंने ये चीज आपको पढ़ाई भी थी, तो ये सारी चीजें आपको याद भी रहनी चाहिए। मतलब जो जिसने ऐसे स्टूडेंट होंगे जिन्होंने, मैंने आरएसआर के आपके एमसीक्यू करवाए थे, कंप्लीट आपके चैप्टर वाइज एमसीक्यू करवा दिए हैं, तो यदि किसी स्टूडेंट ने ये सारी चीजें पढ़ी है तो उनको इजीली ये चीजें सारी आती होगी। तो आपको क्या करना है, जैसे ही क्वेश्चन आता है वीडियो को पॉज करना है, आप क्या करोगे, खुद से उसका जवाब देने की कोशिश करोगे, फिर आपको वीडियो को वापस प्ले करना है। तो यहाँ तक की चीजें समझ में आ गई होगी। बात क्या कर रहा है कि एक राज्य कर्मचारी अपने खाते में संपूर्ण सेवा काल में कितने दिनों का अधिकतम उपार्जित अवकाश जमा रख सकता है।
कितने, और देखो इसमें राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। फिर देखो, हाँ क्या पढ़ रहे थे हम कि 300 दिन का अपार्जित अवकाश मिलेगा। फिर देखो एक कैलेंडर वर्ष में कितना मिलता है, तो 30 दिन का मिलता है, और 1 जनवरी को कितना, 15 दिन का, और 1 जुलाई को कितना, 1 जुलाई को भी 15 दिन का। मतलब टोटल एक साल में कितना हो गया, 30 दिन का हो गया। 1 जनवरी को 15 दिन का अवकाश मिल गया, उपार्जित अवकाश, और 1 जुलाई को 15 दिन का मिल गया। मतलब ये बात कर रहे हैं हम उपार्जित अवकाश या प्रिविलेज लीव की। इसका उल्लेख किसमें है, तो इसका उल्लेख किया गया है नियम 91 में। तो ये भी आपको याद रखना है, उल्लेख कहाँ है, तो 91 में किया गया है। एक कैलेंडर वर्ष में कितनी छुट्टियां मिलती है, उपार्जित अवकाश मिलते हैं, 30 उपार्जित अवकाश मिलते हैं। 1 जनवरी को कितने मिलते हैं, 15 मिलते हैं। 1 जुलाई को कितने मिलते हैं, 15 मिलते हैं। और टोटल एक कर्मचारी कितने अधिकतम जमा कर सकता है, तो 300 दिन के उपार्जित अवकाश जमा कर सकता है। साथ ही देखो यदि कोई कर्मचारी ऐसा है जो सशस्त्र बल में है, मतलब राजकीय कर्मचारी है, राजस्थान का कर्मचारी है और सशस्त्र सेना बल में वो कार्यरत है, तब उसे कितना उपार्जित अवकाश मिलेगा, तो उसको मिलेगा आपके 42 दिन का। कितना, 42 दिन का उसको उपार्जित अवकाश दिया जाएगा। तो ये भी याद रखना है, ये चीज भी पूछी जा सकती है। और उसे 1 जनवरी को कितने, 21 दिन का, और 1 जुलाई को भी 21 दिन का, टोटल कितने हो गए, 42 दिन के। मतलब एक कैलेंडर वर्ष में टोटल 42 छुट्टियां मिलेगी, उपार्जित अवकाश मिलेंगे। 1 जनवरी को 21 मिलेंगे और 1 जुलाई को भी 21 मिलेंगे। तो ये चीजें आपको याद हो गई होगी। फिर देखो आगे बात करें, आगे लिखा हुआ अदेय अवकाश पूर्ण सेवा अवधि में खालिस्तान की सीमा तक सीमित है। मतलब एक जो कर्मचारी है उसको अदेय अवकाश कितने मिलेंगे, तो देखो एक जो कर्मचारी है उसको अदेय अवकाश कितने मिलते हैं, तो 360 अदेय अवकाश मिलते हैं। और एक बार में कितने, तो 90 दिन का अदेय अवकाश है वो स्वीकृत होता है। तो ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। ये क्वेश्चन आपके 2016 में पूछा गया था। फिर देखो आगे बात करें, आगे लिखा है कुछ अन्य शर्तों के साथ बच्चा दत्त ग्रहण छुट्टी खालिस्तान की सीमा तक स्वीकृत की जा सकती है। तो देखो इसके बारे में हम बात करें तो ये लिखा हुआ है नियम 103 में। 103 जो नियम है आपके, पहले तो इसको स्टार लगा लेना है। नियम 103 है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन पूछने की संभावना आपके बहुत ही ज्यादा है। मतलब 103 से तो का क्वेश्चन पूछा जाएगा। अब देखो 103 की हम बात करें, 103 में लिखा हुआ है आपके प्रसूति अवकाश, या हम बोलते हैं मैटरनिटी लीव। यदि कोई ऐसी महिला है जिसके 2 से कम बच्चे हैं, मतलब क्या समझे कि उसके 2 से यदि कम बच्चे हैं और वो क्या हो, अगर प्रेग्नेंट हो, तो उसे कितने दिन का अवकाश मिलेगा, तो 180 दिन का उसको अवकाश मिलेगा, जिसको क्या बोला जाता है, मैटरनिटी लीव बोला जाता है, मातृत्व अवकाश बोला जाता है। साथ ही इसमें क्या बताया गया है कि यदि कोई महिला कर्मचारी ऐसा है, और देखो इसमें एक चीज और है कि मान लो कोई स्थायी महिला कर्मचारी है तो उसको भी प्रसूति अवकाश मिलेगा, और अस्थायी यदि कोई कर्मचारी है तो उसको भी मैटरनिटी लीव दिया जाएगा। मतलब इसमें ये नहीं है कि मैटरनिटी लीव है वो स्थायी कर्मचारी को ही दिया जाता है, ये दोनों को दिया जा सकता है। दूसरी बात, यदि कोई महिला ऐसी है जिसके क्या हुआ, अबॉर्शन हुआ हो, और अबॉर्शन में भी अवकाश दिया जाएगा, और उसको भी किसमें काउंट किया जाएगा, जो नियम 103 है उसमें काउंट किया जाएगा, और उसमें 6 सप्ताह की 6 सप्ताह का अवकाश दिया जाएगा। मतलब यदि कोई महिला ऐसी है जिसके मिसकैरेज हो गया है, अबॉर्शन हो गया है, तब वो किसमें काउंट किया जाएगा, वो किया जाएगा मैटरनिटी लीव में, मातृत्व अवकाश या प्रसूति अवकाश में उसको काउंट किया जाएगा, और उसमें 6 सप्ताह की छुट्टी दी जाएगी। लेकिन मातृत्व अवकाश में कितनी छुट्टी दी जाएगी, 180 दिन की। फिर देखो बात करूं मैं 103 क की, इसमें लिखा हुआ है पितृत्व अवकाश, पैटर्निटी लीव के बारे में बात की गई है। मतलब जो पिता है उसको कितने दिन का अवकाश दिया जाएगा, तो 15 दिन का अवकाश दिया जाएगा। और कितनी बार, तो ये अवकाश है वो 2 बार दिया जा सकता है। दूसरा आता है आपके 3 नंबर पे आता है 103 ख, या 103 बी बोल दिया जाता है। इसमें लिखा हुआ है बच्चा दत्त ग्रहण। मतलब यदि क्या करें, कोई महिला कर्मचारी ऐसी है जिसके क्या हो कि 2 से कम बच्चे हो, और वो क्या करें, 1 साल से छोटा बच्चा, मतलब 1 साल से ज्यादा उसकी उम्र नहीं होनी चाहिए, 1 साल की से कम उम्र का कोई बच्चा है उसको गोद लेती है, तब उसे 180 दिन का अवकाश मिलता है। कितना, 180 दिन का उसको अवकाश दिया जाता है। कब, जब कोई महिला हो वो 1 साल की कम
उम्र के बच्चे को गोद ले। और ये जो अवकाश है, जो बच्चा दत्तक ग्रहण अवकाश है, वो सिर्फ महिला को ही मिलेगा। तो ये भी याद रखना है, किसको? ओनली महिला को ही दिया जाएगा। ऐसा नहीं कोई पिता है वो गोद ले रहा है तो उसको अवकाश नहीं दिया जाएगा। तो देखो इसमें कौन सा राइट ऑप्शन होगा? ऑप्शन नंबर सी, 180 दिन का अवकाश दिया जाता है। और नियम कौन सा है? तो नियम है 103 है। और इन तीनों नियम को आपको अच्छे से याद कर लेना है। ये क्वेश्चन 2016 में पूछा गया था। फिर देखो आगे देखें अपन। आगे कौन सा सरकारी कर्मचारी खालिस्तान की अवधि में किसी भी प्रकार का अवकाश अर्जित नहीं कर सकता है? देखो परीक्षाधीन या परीक्षाधीन प्रशिक्षार्थी या इनमें से कोई नहीं। तो देखो इसमें राइट ऑप्शन होगा आपके ऑप्शन नंबर सी। जो परीक्षाधीन प्रशिक्षार्थी है, प्रोबेशनर ट्रेनी है, तो उसको किसी प्रकार का अवकाश नहीं मिलता है। फिर लिखा है एक पुरुष प्रशिक्षाधीन प्रशिक्षार्थी को 15 दिन का पितृत्व अवकाश किस नियम के तहत स्वीकृत किया जा सकता है? तो देखो इससे पहले हमने क्या पढ़ा था कि यदि कोई प्रशिक्षाधीन प्रशिक्षार्थी है, परीक्षाधीन प्रशिक्षार्थी है, प्रोबेशनर ट्रेनी है, तो उसको किसी प्रकार का अवकाश नहीं दिया जाएगा, लेकिन उसे पितृत्व अवकाश दिया जा सकता है। वो किस नियम के तहत दिया जाएगा? तो देखो अभी हमने पढ़ा था 103 ए है, उसमें अवकाश दिया जाता है। कौन सा? पितृत्व अवकाश। और 122 ए है, उसमें लिखा गया है आपके कि यदि कोई प्रोफेशनल ट्रेनी है तो उनको किस प्रकार के अवकाश दिए जाएंगे। तो इसमें राइट ऑप्शन हो जाता है ऑप्शन नंबर ए। इसमें तो हमें पता है पितृत्व अवकाश की बात की जा रही है, और 122(2) में बात कर रहे हैं कि कोई प्रशिक्षाधीन प्रशिक्षार्थी है तो उनको अवकाश किस प्रकार दिए जाएंगे, वो सारी बात की गई है 122 ए में। तो राइट ऑप्शन कौन सा जाता है? ऑप्शन नंबर ए। फिर देखो आगे बात करें। आगे लिखा हुआ है सेवानिवृत्ति पर अनुपयोजित उपार्जित अवकाशों के एवज में नगद भुगतान किया जाता है। अब मतलब क्या हो गया? इस चीज का मतलब है कि मान लो कोई कर्मचारी है वो सेवानिवृत्त हो गया है, और जो उसने अवकाश उपयोग में नहीं लिए हैं उसके एवज में उनको क्या दिया जाता है? भुगतान दिया जाता है। ये बात किसमें की गई है? तो ये बात की गई है आपके 91 बी में, क्योंकि हमें पता है जो नियम 91 में है वो किसकी बात करता है? उपार्जित अवकाश की बात करता है। और जो उपार्जित अवकाश है जिसको उपयोग में नहीं लेता है, तो अधिकतम कितने 300 उपार्जित अवकाश है वो अपने खाते में जमा कर सकता है। और उसके बारे में बात की जा सकती है कि उपार्जित अवकाशों के एवज में क्या ले सकता है? वो वेतन ले सकता है। और ये बात किसमें की गई है? तो नियम 91 में बी में, और ये 2016 में क्वेश्चन पूछा गया था। फिर देखो आगे बात करें। आगे प्रत्येक राज्य कर्मचारी का अवकाश लेखा रखा जाता है। मतलब कोई कर्मचारी है उसका अवकाश लेखा है वो किसमें रखा जाता है? तो देखो शुरू में आपने पढ़ लिया होगा जो नियम 87 है, 87 क में ये बात की गई है कि जो प्रविष्टि 2 क में प्रपत्र संख्या 1 में है वो क्या रखा जाएगा? कर्मचारी का अवकाश लेखा है वो रखा जाएगा। फिर देखो आगे बात करें। आगे लिखा हुआ है अराजपत्रित राज्य कर्मचारी का अवकाश का लेखा किसके द्वारा रखा जाता है? मतलब वही अराजपत्रित अधिकारी है उसका जो अवकाश लेखा है वो किसके द्वारा संधारित्र किया जाएगा? तो वो किया जाता है आपके कार्यालय अध्यक्ष द्वारा। तो ऑप्शन कौन सा हो गया? कार्यालय अध्यक्ष। ऑप्शन नंबर सी है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। ये क्वेश्चन भी 2012 में पूछा गया था। फिर देखो आगे बात करें। आगे लिखा हुआ है एक कर्मचारी अपने अवकाश लेखों में अधिकतम कितने दिनों का उपार्जित अवकाश जमा रख सकता है? तो देखो ये बात हमने पहले भी पढ़ ली थी। तो देखो वो क्वेश्चन है वो आया था 2016 में, और ये आ रहा है 2012 में। तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये आगे भी पूछा जा सकता है। तो आपको याद रखना है कि अधिकतम कितने दिन का? तो 300 दिन का जो अवकाश है वो, मतलब जो उपार्जित अवकाश है वो क्या कर सकता है? वो अपने खाते में जमा कर सकता है। ये इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से याद कर लेना। फिर देखो आगे बात करें। आगे लिखा हुआ है एक राज्य कर्मचारी को असाधारण अवकाश पर है वह अवकाश वेतन का अधिकारी होगा, आधे अवकाश वेतन का अधिकारी होगा, 75% अवकाश वेतन का अधिकारी होगा, या किसी प्रकार के अवकाश वेतन का अधिकारी नहीं होगा। तो इसमें राइट ऑप्शन जाता है ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि जो असाधारण अवकाश है जिसको हम किस नाम से जानते हैं? ईओएल, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव, या हम बोलते हैं इसको पे विदाउट लीव। अच्छे से समझना, इसका नाम यही है पे विदाउट लीव। और देखो ये सेम बात आ रही है कि अवकाश वेतन का अधिकारी नहीं होगा, मतलब उसको किसी प्रकार का वेतन नहीं मिलता है जब वो क्या रहता है? कर्मचारी ईओएल पे रहता है। साथ ही हमने एक बात और की थी जब हम पढ़ रहे थे, तो मैंने आपको बताया था कि जो एक ईओएल है, मतलब जो कर्मचारी है वो 10 उसकी ईओएल एक है वो पीएल के बराबर होती है। ध्यान से समझिए क्या? एक कर्मचारी की इसका मतलब क्या है? 10 ईओएल वो किसके बराबर होगी? मतलब एक कोई राज्य कर्मचारी है वो क्या कर सकता है? 10 ईओएल ले सकता है, और उससे उसकी क्या होगी? एक पीएल है वो कट जाएगी। और अधिकतम जो ईओएल है वो कितनी मिलती है? तो 6 महीने की। एक साल में कितनी?
6 महीने की ईएल मिल सकती है। तो ये चीज़ भी आपको याद रहनी चाहिए कि 1 साल में कितनी अधिकतम 6 महीने का ईएल मिलेगा। 1 ईएल है वो एक 10 जो ईएल है वो किसके बराबर होती है? 1 पीएल के बराबर होती है। फिर देखो आगे बात करें, एक राज्य कर्मचारियों को कितना विशेष असमर्थता अवकाश स्वीकृत किया जा सकता है? अब देखो विशेष असमर्थता अवकाश क्या होता है कि जब मान लो कोई कर्मचारी है, उसे किसी प्रकार की चोट आ गई है, लग गई है और कोई एक्सीडेंट हो गया है, तो उसे विशेष असमर्थता मतलब वो असमर्थ नहीं है अपने कार्य में, उसके लिए उसको अवकाश दिया जाता है। तो वो अधिकतम कितना हो सकता है? तो अधिकतम हो सकता है 24 माह का। तो राइट ऑप्शन कौन सा हो गया? ऑप्शन नंबर सी, अधिकतम 24 माह का उसको अवकाश दिया जाता है। ये 2012 में पूछा गया था। फिर देखो आगे बात करें, किसी महिला राज्य कर्मचारी को प्रसूति अवकाश कितने दिन का स्वीकृत किया जा सकता है? तो हमने देख ही लिया ये तो कितना, तो 180 दिन का किसमें लिखा गया है? तो 103 में इसके बारे में बात की गई है। ये 2012 में पूछा गया था। मतलब मैंने आपको बताया 103 है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। 103 का कै पितृत्व अवकाश अवकाश, 103 का ख बच्चा दत्त ग्रहण अवकाश, इन तीनों को याद रखना है। इसमें 180 दिन, इसमें 15 दिन 2 बार और इसमें 180 दिन, लेकिन ओनली महिलाओं को दिया जाएगा। फिर देखो पितृत्व अवकाश कितने दिन तक और कितनी बार स्वीकृत किया जा सकता है? देखो कितनी बार किया जा सकता है, मैंने बताया कि 15 दिन का मिलता है और 2 बार स्वीकृत किया जा सकता है। तो राइट ऑप्शन कौन सा हो गया? ऑप्शन नंबर बी। नियम कौन सा है? तो नियम है 103 कै, 2012 में पूछा गया था। फिर देखो लिखा हुआ है, एक पुरुष सरकारी कर्मचारी को बच्चा दत्त ग्रहण कितने दिन का स्वीकृत किया जा सकता है? 180 दिन का, 120 दिन का, 90 दिन का, या ऐसा कोई नियम राजस्थान सेवा नियम में नहीं है। तो राइट ऑप्शन कौन सा हो गया? ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि मैंने ये बता दिया था कि जो बच्चा दत्त ग्रहण नियम है, जो अवकाश है वो सिर्फ महिला को ही मिलेगा। फिर लिखा हुआ है, रूपांतरित अवकाश से तात्पर्य आरएसआर के उपनियम 2 में उल्लेखित अवकाश से है। मतलब इसका उल्लेख किसमें किया गया है? तो देखो हम बात करें आपके रूपांतरित अवकाश का, तो इसमें उल्लेख किया गया है आपके नियम 93 में इसका उल्लेख किया गया है। फिर देखो आगे हम बात करें, आगे देखो, फिर देखो नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है कि अराजपत्रित कर्मचारियों का अवकाश लेखों में संधारण का कार्य बाबत प्रावधान है राजस्थान सेवा नियम के। मतलब जो अराजपत्रित अधिकारी है उनका अवकाश लेखों में संधारित का कार्य कहां पर दिया गया है? तो ये लिखा गया है आपके नियम 87 ख 1 में इसके बारे में बात की गई है। तो ये भी आपको याद रहना चाहिए। ये क्वेश्चन 2011 में पूछा गया था कि यदि कोई कर्मचारी है वो क्या है? अराजपत्रित अधिकारी है, तो उसका उल्लेख किसमें किया गया है? तो उसका उल्लेख किया गया है आपके 87 ख 2 में इसमें किया गया है। अच्छा सॉरी, इसमें नहीं, 87 2 ख में किया गया है। तो राइट ऑप्शन कौन सा हो गया? ऑप्शन नंबर सी। फिर देखो आगे बात करें, अगली बार राजस्थान सेवा नियम के अनुसार जब एक राज्य कर्मचारी अधिक संख्या में उपार्जित अवकाश एकत्रित कर सकता है तो अधिसूचना दिनांक से प्रभावी हुआ है। उपार्जित अवकाश एकत्रित करने की सही संख्या संबंधित प्रावधान प्रभावी होने की दिनांक क्या है? तो देखो वैसा ही क्वेश्चन आ गया है। ये क्वेश्चन 2011 में पूछा गया था। हमसे पूछा क्या है, पहले ये समझ में आना चाहिए कि एक तो जो उपार्जित अवकाश है वो कितने खाते में जमा किए जा सकते हैं और ये प्रावधान है ये कब लागू हुआ है। तो देखो हमें ये पता है कि कितने, तो 300 जो पीएल है, उपार्जित अवकाश है, वो हम क्या कर सकते हैं? खाते में जमा कर सकते हैं। और ये कब लागू हुआ? तो ये हुआ 1 जनवरी 1998 में। तो राइट ऑप्शन कौन सा हो जाता है? 1 जनवरी 1998, लेकिन 300 नहीं है और राइट ऑप्शन हो गया आपके डी। तो ये याद रखना है आपको कि 300 जो उपार्जित अवकाश है वो हम क्या कर सकते हैं? खाते में जमा कर सकते हैं। और उसकी डेट क्या है, मतलब कब ये अधिसूचना जारी की गई थी? तो 1 जनवरी 1998 में। ये आपको याद रखना है। फिर देखो आगे बात करें, राजकीय महिला कर्मचारी को देय प्रसूति अवकाश की दिनों की संख्या 135 से 180 किया गया है, जैसा कि राजस्थान सेवा नियम के किस नियम में एवं उक्त प्रावधान कब से प्रभावी हुए हैं? तो देखो हमें ये पता है कि जो महिला कर्मचारी है उसको प्रसूति अवकाश कब कब दिए गए थे, मतलब कौन से नियम में हमने पढ़ा था? तो वो पढ़ा था हमने 103 में। ये चीजें हमने पढ़ ली थी कि जो नियम 103 है उसमें किसके बारे में बात की गई है? प्रसूति अवकाश के बारे में बात की गई है। तो देखो पहले ही कितने दिए जाते थे? पहले इसको दिए जाते थे 135 दिए जाते थे, जिसको बढ़ाकर अब हम कितना पढ़ रहे हैं? 180 पढ़ रहे हैं। तो हमसे पूछा है कि पहला तो नियम कौन सा है और दूसरी बात हमसे ये पूछी कि ये प्रभावी कब हुए हैं? तो देखो ये प्रभावी हुए हैं आपके 11/10/2008 को ये प्रभावी हुए थे। और नियम कौन सा है? तो नियम हमें पता ही है, 103 नियम है और 11/10/2008 को ये नियम है वो क्या हुए? प्रभावी हुए हैं। तो ये भी आपको याद रखना है, 11 अक्टूबर 2008। फिर देखो आगे देखें,
अगली, राजस्थान सेवा नियम में पितृत्व अवकाश का प्रावधान किस नियम में जोड़ा गया है एवं कब से? अब देखो, पितृत्व अवकाश के बारे में बात करें तो हमें पता है कि पितृत्व अवकाश किसमें है, तो वो है आपके 103 ख में पितृत्व अवकाश की बात की गई है। सॉरी, क में, क्योंकि ख में तो क्या है, बच्चा दत्त ग्रहण। तो 103 में ख में बात की गई है। और ये प्रभावी कब हुए हैं, तो ये हुए थे आपके 6 दिसंबर 2004 को। कब? 6 दिसंबर 2004 को ये नियम है वो प्रभावी हुआ था। तो देखो किसमें है 6 दिसंबर 2004, तो देखो यहाँ पर लिखा है, ये राइट ऑप्शन हो जाता है ऑप्शन नंबर डी। नियम 103 क और 6 दिसंबर 2004। तो थोड़ा इसकी डेट जरूर याद रख लेना। इसकी क्या है, तो 11 अक्टूबर 2008। और यहाँ पर हम बात करें इसके पितृत्व अवकाश की, तो वो है आपके 6/12/4। फिर देखो आगे बात करें, आगे राजस्थान सेवा नियम में अध्ययन अवकाश संबंधी प्रावधान है, मतलब अध्ययन जो संबंधी अवकाश है वो किसमें बात की गई है? 105 से 106 में है, 106 से 107 में है, 107 से 108 में है, या 109 से लगातार है? तो देखो, जो अध्ययन संबंधी अवकाश है वो बताए गए हैं आपके 109 से लेकर 121 तक के जो नियम है उसमें बताया गया है कि जो अध्ययन संबंधी अवकाश है, यदि कोई कर्मचारी है वो राजकीय सेवा में कार्य कर रहा है, उसको अध्ययन से रिलेटेड छुट्टी चाहिए, उसको स्टडी के लिए छुट्टी चाहिए, तो उसके बारे में बात किसमें की गई है? 109 से लेकर 121 में। फिर देखो आगे बात करें, आगे लिखा है, राजस्थान सेवा नियम के अनुसार एक राज्य कर्मचारी को पूरे सेवा काल के में अधिकतम अवधि का अध्ययन अवकाश स्वीकृत किया जा सकता है। क्या लिखा हुआ है कि राजस्थान सेवा नियम के अनुसार एक राज्य कर्मचारी को पूरे सेवा काल में अधिकतम अवधि का अध्ययन अवकाश स्वीकृत किया जा सकता है। अब देखो, अध्ययन अवकाश के बारे में हम बात करें तो देखो, एक बार में, मतलब एक बार में 12 महीने का या 12 माह का अवकाश दिया जाता है, अध्ययन अवकाश। फिर बात की जाए संपूर्ण सेवा काल में, तो 24 माह का अवकाश दिया जाता है। ईओएल के साथ बात करूं, ध्यान से समझना, एक बार में कितना? 12 माह का। संपूर्ण सेवा काल में कितना? 24 माह का। ईओएल के साथ, ईओएल के साथ मतलब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, असाधारण अवकाश के साथ यदि मैं बात करूं आपके मतलब जो अध्ययन अवकाश है के साथ, अध्ययन अवकाश वो कितने दिन का दिया जाएगा? वो दिया जाएगा 28 माह का। और कोई डॉक्टर है, क्या है? डॉक्टर है और अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन करना चाहता है, मान लो कि कोई डॉक्टर है वो पीजी करना चाहता है, तो उसके लिए कितना दिनों का अवकाश दिया जाएगा? तो वो दिया जाएगा 36 माह का। तो इन चीजों को आपको याद रखना है। एक बार में कितना? 12 माह का। संपूर्ण सेवा काल में 24 माह का। ईओएल के साथ अध्ययन अवकाश कितना? 28 माह का। डॉक्टर कितना? 36 माह का। अब देखो, हमसे क्या पूछा है कि अधिकतम से एक सेवा काल में कितना अधिकतम? तो संपूर्ण सेवा काल में 24 माह, तो कितने हो गए? 2 साल। तो राइट ऑप्शन कौन सा हो गया? ऑप्शन नंबर सी है वो आपने बिल्कुल राइट है। ये क्वेश्चन 2011 में आपसे पूछा गया है, तो ये चीजें भी पूछे तो आप आराम से इसका आंसर दे सकते हो। फिर देखो आगे बात करें, आगे लिखा है, राजस्थान सेवा नियम में परीक्षाधीन प्रशिक्षार्थी को देय अवकाश संबंधी प्रावधान का नियम एवं प्रभावी दिनांक है। मतलब ये जो प्रशिक्षाधीन प्रशिक्षार्थी हैं उनको अवकाश के जो नियम है वो कब से प्रभावी हुए हैं, और ये इसका उल्लेख इसमें किया गया है। तो देखो, इसका उल्लेख किया गया है नियम 122 क में, इसका उल्लेख किया गया है। और ये कब प्रभावी हुए थे? तो ये हुए थे 21 जनवरी 2006 में। तो देखो, राइट ऑप्शन कौन सा हो गया? 21 जनवरी 2006। और ये ऑप्शन नंबर सी है वो आपकी बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। और ये क्वेश्चन 2011 में आया हुआ है, आपको अच्छे से समझ लेना है। फिर देखो आगे अपन देखें, आगे लिखा, राजस्थान सेवा नियम का वह नियम बताइए जिसमें प्रत्येक प्रकार के अवकाश के लिए देय अवकाश वेतन की राशि बाबत प्रावधान है। तो देखो, इस जो नियम है वो कौन सा नियम है? पहली बात तो मैं नियम बता दूं, वो है 97 में क्या बताया गया है कि जो अवकाश है उसमें वेतन किस प्रकार से दिया जाएगा। मान लो कोई कर्मचारी अवकाश लेता है, तो उसमें उसको वेतन क्या-क्या या किस प्रकार से उसको वेतन दिए जाएंगे। अब देखो, हम सभी प्रकार के अवकाश के बारे में हम बात करें तो सबसे पहले हम बात करें उपार्जित अवकाश, फिर हम बात करें असाधारण अवकाश, इसको अपन ईओएल बोलते हैं, रूपांतरित अवकाश, और कौन सा हो गया आपके? उपार्जित अवकाश, असाधारण अवकाश, रूपांतरित अवकाश, और कौन सा अवकाश होता है? और एक आपके
विश्रामकालीन अवकाश। अब देखो इन सब के बारे में हम बात करें तो देखो उपार्जित अवकाश की मैं सबसे पहले बात करूं तो उपार्जित अवकाश में जो वेतन मिलेगा वो किस प्रकार मिलेगा। तो देखो उपार्जित अवकाश में वेतन, कोई कर्मचारी है वो उपार्जित अवकाश पर है तो उसको वेतन वही वेतन दिया जाएगा जिस दिन, मान लो आज उसने छुट्टी पर है तो उससे पहले दिन उसका जो वेतन था वो सेम वेतन दिया जाएगा। मतलब उपार्जित अवकाश में किसी प्रकार का वेतन मतलब नहीं काटा जाता है, तो पूरा वेतन दिया जाता है। फिर बात आती है असाधारण अवकाश जिसको अपन ईओएल कहते हैं। तो ईओएल पर किसी प्रकार का वेतन नहीं दिया जाता है, लेकिन कर्मचारी क्या कर सकता है कि वो क्या कर सकता है, 10 दिन का जो ईओएल है, 10 ईओएल है वो किसके बराबर होती है, एक पीएल के बराबर होती है, प्रिविलेज लीव या उपार्जित अवकाश के बराबर होती है। तो उस तरीके से वो एडजस्ट कर सकता है, लेकिन असाधारण अवकाश का किसी प्रकार का कोई वेतन नहीं दिया जाता है। फिर हम बात करें रूपांतरित अवकाश में, तो इसमें भी क्या होता है, इसमें भी उपार्जित अवकाश के जैसे पूरा पूरा वेतन दिया जाता है। फिर बात करते हैं विश्रामकालीन अवकाश में, तो इसमें भी क्या किया जाता है, पूरा जैसे विश्रामकालीन, जैसे कोई एजुकेशन डिपार्टमेंट में है और उसको सर्दी की छुट्टियां हैं, गर्मियों की 2 महीने की छुट्टियां हैं, तो उन सब में क्या होता है, जैसे उसको वेतन छुट्टी से पहले मिल रहा था सेम वैसे ही वेतन मिलता है। और एक आता है आपके अर्ध वेतन अवकाश। इसमें क्या होता है, कर्मचारी जिस दिन छुट्टी पर गया था उसके पहले, मतलब उससे एक दिन पहले जो उसका वेतन मिल रहा था उसका आधा वेतन मिलता है। मतलब अर्ध वेतन का मतलब आधा वेतन मिलेगा, और ये सारी चीजें इसमें लिखी गई है। तो ये चीजें आपको समझ में आ गई होगी। फिर देखो आगे बात करें, और ये राइट ऑप्शन कौन सा हो गया, नियम 97। फिर देखो आगे क्या लिखा है, आगे लिखा है राजस्थान सेवा नियम के नियम 96 में प्रावधान है अस्थायी कर्मचारी को अवकाश बाबत, विशेष असमर्थता अवकाश की देयता बाबत, चिकित्सा अवकाश बाबत या असाधारण अवकाश बाबत। तो देखो 96 है जो नियम 96 है, इसमें बात की गई है आपके असाधारण अवकाश बाबत, नियम 96। और आपको याद होगा मैंने इसके बारे में बता दिया था, इसको क्या बोलते हैं हम, ईयूएल बोलते हैं, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव या पे विदाउट लीव भी इसको बोला जाता है, पे विदाउट लीव भी इसको बोला जाता है। और इसमें जो 10 ईयूएल है वो किसके बराबर होती है, एक पीएल के बराबर होती है, और एक वर्ष में अधिकतम 6 महीने का ईओएल है वो दिया जा सकता है। साथ ही यदि कोई कर्मचारी ऐसा है जो कि एजुकेशन के लिए छुट्टी लेना चाहता है तो उसे ईओएल के साथ उसको अध्ययन अवकाश कितना दिया जा सकता है, अध्ययन अवकाश कितना दिया जा सकता है, तो वो दिया जा सकता है 28 माह का। तो ये भी आपको याद रखना है। फिर देखो आगे बात करें, आगे लिखा हुआ है राजस्थान सेवा नियम के अनुसार रूपांतरित अवकाश से आशय है, मतलब रूपांतरित अवकाश का मतलब क्या है। तो जो कर्मचारी को उच्चतर शिक्षा प्राप्त करने के लिए मांग करने पर दी जाए, जो कर्मचारी को किसी भी आवश्यकता के होने पर मांग करने पर दी जाए, जो कर्मचारी के परिवार के किसी सदस्य की अवस्था के कारण, अस्वस्थता के कारण रोगिता प्रमाण पत्र के आधार पर दी जाए, या जो कर्मचारी के स्वयं की अस्वस्थता के कारण प्राधिकृत चिकित्सा के रोगिता प्रमाण पत्र के आधार पर मांग करने पर दी जाए। तो इसमें राइट ऑप्शन हो जाता है ऑप्शन नंबर डी। मतलब रूपांतरित अवकाश क्या होता है, उसका मतलब है कि यदि कोई कर्मचारी है वो खुद अस्वस्थ हो जाता है और उसको प्रमाण पत्र दे देता है यदि डॉक्टर, तो वो क्या कर सकता है, रूपांतरित अवकाश ले सकता है। तो राइट ऑप्शन कौन सा हो गया, ऑप्शन नंबर डी। और ये क्वेश्चन 2011 में पूछा गया था। फिर देखो आगे देखें, फिर देखो आगे क्या लिखा हुआ है, एक सरकारी कर्मचारी वैदेशिक सेवा। अब देखो वैदेशिक सेवा की हम बात करें, देखो वैदेशिक सेवा वाला चैप्टर कौन सा है आपको याद होगा, वो है आपकी चैप्टर 13 या अध्याय 13। इसमें लिखा हुआ है वैदेशिक सेवा, और इसमें 141 से लेकर 157 तक के नियम शामिल है। अब देखो ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एक सरकारी कर्मचारी वैदेशिक सेवा की समाप्ति पर अवकाश लेता है, मतलब उसकी जो वैदेशिक सेवा है वो किसी और नियोजन में लगा हुआ है और वो सेवा उसकी समाप्त हो चुकी है, तो उसका प्रत्यावर्तन किस प्रकार प्रभावी होगा। तो देखो ऑप्शन ए में लिखा हुआ है जिस दिन वह वैदेशिक सेवा से पद का त्याग करता है, बी में लिखा हुआ है जिस दिन वह सरकार में पदभार ग्रहण करता है, मतलब जो सरकार में वापिस जो पैतृक विभाग है उसमें पदभार ग्रहण करता है उस दिन से, या उस दिन से जिसे सरकार निश्चित करे, या उस दिन से जिसे विदेशिक नियोजक है वो निश्चित करे। तो देखो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जिस दिन सरकार निश्चित करे। मतलब यदि क्या हो कि वो क्या लगा हुआ हो कि सरकार सरकारी कर्मचारी हो, वैदेशिक सेवा में लगा हुआ हो और उसका जो सेवा है वो समाप्त हो जाए, तब वो वापस क्या आएगा, पैतृक विभाग में आएगा। और वो चीजें किसके पर निर्भर करती है, तो वो करती है सरकार पर। सरकार निश्चित करेगी कि किस दिन उसका प्रत्यावर्तन किया जाएगा। तो देखो राइट ऑप्शन कौन सा हो गया, ऑप्शन नंबर सी। और ये क्वेश्चन आपके 2016 में पूछा गया था। फिर देखो आगे बात करें,
आगे लिखा हुआ है प्रतिनियुक्ति अवधि के दौरान उधार लेने वाली संस्था। अब देखो उधार लेने वाली संस्था का मतलब क्या है कि मान लो वो पैतृक विभाग में काम कर रहा है और किसी और विभाग में वो गया है, काम कर रहा है, तो वो विभाग क्या कहलाता है? उधार देने वाली संस्था भी। मतलब कुल मिला के बात ये है कि कभी-कभार आपके एग्जाम में ये लिखा हुआ आ जाए कि उधार लेने वाली संस्था, तो इसका मतलब आपको यही समझना है कि ये दूसरा नियोजक है। तो देखो क्या लिखा हुआ है? उधार देने वाली संस्था या नियोजक द्वारा सरकारी कर्मचारी का कौन-सा अंशदान राज्य सरकार को चुकाना होगा? मतलब जो नियोजक कंपनी है, वो राज्य सरकार को कौन-सा अंशदान देगी? तो देखो इसमें ऑप्शन लिखा हुआ है शिक्षा उपकार, तो ये गलत हो जाता है। पेंशन अंशदान, निकाय अंशदान या इनमें से कोई नहीं। अब देखो इसमें राइट ऑप्शन हो जाता है पेंशन अंशदान। मतलब यदि क्या हो कि देखो ये तो है मान लो सरकारी विभाग है या उसका जो पैतृक विभाग है वो है, और ये है आपके जो वैदेशिक नियोजक। अब देखो कर्मचारी ने क्या किया कि वो पहले सरकारी विभाग में काम कर रहा था और सरकारी विभाग से उसका ट्रांसफर कहाँ हो गया? वो चला गया आपके वैदेशिक नियोजक के पास। अब देखो इसमें जो पेंशन और जो भत्ते हैं वो तो किस प्रकार मिलेंगे? जो सरकारी विभाग में उसको पेंशन और भत्ते दिए जा रहे थे, वो सेम पेंशन भत्ते कहाँ मिलेंगे उसको? वैदेशिक नियोजक के पास मिलेंगे। लेकिन यहाँ पर देखो वो क्या कर रहा था कर्मचारी, जब पैतृक विभाग में काम कर रहा था तब वो यहाँ पर पेंशन अंशदान जमा करवा रहा था और सरकार क्या करती, पेंशन अनुदान पहले जमा करती, लास्ट में पेंशन दे देती। अब देखो क्या हो रहा है कि वो जो कर्मचारी है वो चला गया है वैदेशिक नियोजक के पास। अब देखो वहां पर भी वो पेंशन अंशदान जमा करवा रहा है, तो मुझे बताओ कि वो रिटायरमेंट तो यहीं से लेगा सरकारी विभाग से। तो यहाँ पर जो वैदेशिक नियोजक है उसको क्या करना है, जो उसकी पेंशन राशि है, जो पेंशन अंशदान है, वो क्या करना करना है, जो राज्य सरकार है उसके खाते में जमा करवाना है। तो इसी बारे में बात की गई है। तो राइट ऑप्शन कौन सा हो गया? ऑप्शन नंबर बी। आपको समझ में आ गया होगा कि ये पेंशन अंशदान है वो जो विदेशी नियोजक है वो सरकार के खाते में क्यों जमा करवाता है, क्योंकि वो रिटायरमेंट कहाँ से लेगा? सरकारी विभाग से लेगा। तो पेंशन अंशदान तो सारा यही जमा होना चाहिए, क्योंकि यहाँ तो मान लो 5 साल उसने काम किया और वापिस इधर चला गया, जब सरकार ही देगी उसको पेंशन, तो इसलिए राइट ऑप्शन जाता है पेंशन अंशदान। फिर देखो आगे बात करें। आगे लिखा हुआ है सामान्यतः एक सरकारी कर्मचारी प्रतिनियुक्ति पर निरंतर कितनी अवधि तक रह सकता है? तो देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा हुआ भी है और आगे भी पूछने की संभावना इसकी बहुत ज्यादा है, तो आपको अच्छे से इसको याद कर लेना है। तो देखो इसमें राइट ऑप्शन होगा 4 वर्ष। मतलब एक जो कर्मचारी है वो क्या कर सकता है, एक बार में 4 साल तक वैदेशिक सेवा में रह सकता है। लेकिन इस जो 4 साल की जो अवधि है उसको 1 साल तक बढ़ाया भी जा सकता है। याद रखना, अच्छे से समझना चीज को। एक मतलब एक साथ कितने ले सकता है? 4 साल तक वो वैदेशिक सेवा में जा सकता है, लेकिन उसकी जो अवधि है वो 1 साल तक बढ़ाई जा सकती है। लेकिन ये 1 साल तक जो बढ़ाई जाएगी उसमें इसको किसी प्रकार का जो भत्ता है वो नहीं दिया जाएगा। तो ये चीज याद रखना है। इस 1 साल में क्या होगा? भत्ता नहीं दिया जाएगा। तो मैक्सिमम कितना हो सकता है? एक साथ 5 साल का हो सकता है। लेकिन ये जो 1 साल एक्स्ट्रा बढ़ाया गया है, मान लो किसी कारणवश 1 साल उसको बढ़ा दिया गया है, तो उस 1 साल जो बढ़ाया जो वर्ष है उसमें उसको किसी प्रकार का भत्ता नहीं दिया जाएगा। फिर देखो आगे बात करें। आगे देखो यदि कोई कर्मचारी ऐसा है जो कि क्या करता हो, आईबी या सीबीआई में प्रतिनियुक्त किया गया हो, तो वो उसकी जो अधिकतम अवधि होगी वो कितनी होगी? 5 वर्ष होगी। और इस 5 वर्ष में उसको वेतन और भत्ता दोनों उपलब्ध होंगे। मतलब यदि वो क्या क्या है, वो उसकी प्रतिनियुक्ति है तो प्रतिनियुक्ति भत्ता भी उसे प्राप्त होगा इन 5 साल में। और ये जो अवधि है उसको कब तक बढ़ाया जा सकता है? तो इसे भी 2 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है। चीज़ों को समझिए क्या? यहाँ पर लिखा हुआ है देखो, सामान्यतः एक सरकारी कर्मचारी प्रतिनियुक्ति पर निरंतर मतलब लगातार कितनी अवधि तक रह सकता है? तो भाई साहब 4 साल तक रह सकता है। इसको बढ़ाया कितना जा सकता है? तो 1 साल इसको बढ़ाया जा सकता है, लेकिन जो बढ़ाया हुआ जो अवधि है उसमें किसी प्रकार की प्रतिनियुक्ति भत्ता या अन्य कोई भत्ता नहीं दिया जाएगा। फिर देखो बात की जाए कि यदि कोई कर्मचारी ऐसा है राज्य सरकार का जो कि आईबी और सीबीआई में नियुक्त किया गया है, तो उसकी जो अवधि होगी 1 साल, मतलब 1 साल वो कितनी होगी? 5 वर्ष होगी और उसे लगा मतलब 2 साल तक बढ़ाया जा सकता है। और वो सेम बात कि ये जो 2 साल हैं, इस 2 साल में उन्हें भी किसी प्रकार की प्रतिनियुक्ति भत्ता और अन्य भत्ते नहीं दिए जाएँगे। साथ ही बात की जाएगी संपूर्ण सेवा काल में एक कर्मचारी कितने वर्षों तक प्रतिनियुक्ति पर रह सकता है? तो इसका राइट ऑप्शन होगा 10 वर्ष तक एक कर्मचारी क्या कर सकता है? प्रतिनियुक्ति पर रह सकता है। और ये सारी चीजें लिखी गई है आपके 41 क में। इसमें लिखी गई है 41 क में लिखी गई है। और 41 क में ये भी लिखा गया है कि यदि कोई कर्मचारी है उसको जो महंगाई भत्ता है वो किस प्रकार मिलेगा? तो जो महंगाई भत्ता है वो तो दिया जाएगा
जो पैतृक विभाग है उसके अनुसार महंगाई भत्ता तो कैसे मिलेगा? पैतृक विभाग के अनुसार। और बाकी जो भत्ते हैं जैसे क्षतिपूर्ति भत्ता हो गया, शहरी भत्ता हो गया, ये किस प्रकार मिलेंगे? तो ये जो भत्ता है उसको जो पैतृक विभाग है और जिसको नियोजक में लगा हुआ है उनमें से जो उसको बेटर लगे, जो उसको अच्छा लगे उस अनुसार वो ले सकता है। तो ये चीज भी याद रखनी है। मैक्सिमम क्वेश्चन है वो आपको पैतृक इससे महंगाई भत्ते से पूछा जा सकता है। तो महंगाई भत्ता तो कौन सा मिलेगा? जो पैतृक विभाग में महंगाई भत्ता दिया जा रहा था वही मिलेगा। लेकिन शहरी भत्ता, क्षतिपूर्ति भत्ता और जो बात करें अपन शहरी भत्ता है वो किस प्रकार मिला जाएगा? वो दिया जाएगा कि जो पैतृक विभाग है और जो नियोजक विभाग है उसमें से जो उसको बेटर लगे, जिसमें उसको ज्यादा फायदा हो रहा है उस अनुसार वो ले सकता है। तो ये चीज आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। इसमें राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी। फिर देखो आगे बात करें। आगे लिखा हुआ है यदि किसी राज्य कर्मचारी का स्थानांतरण उसके अवकाश काल में रहते हुए ही वैदेशिक सेवा में हो जाता है तो उसका अवकाश पर रहना व अवकाश वेतन प्राप्त करना बंद हो जाएगा। ध्यान से समझना क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि यदि कोई राज्य कर्मचारी है और उसका क्या हो जाता है, ट्रांसफर हो जाता है, तो उसके अवकाश काल में रहते हुए ही वैदेशिक सेवा में हो जाता है, मतलब वो अवकाश पर है, वो 2-3 दिन की छुट्टियों पर है, तभी उसका क्या हो जाता है, वैदेशिक सेवा में उसका ट्रांसफर हो जाता है। तो उसका अवकाश पर रहना व अवकाश वेतन प्राप्त करना बंद कब हो जाएगा? तो देखो ऑप्शन देखो, ऑप्शन ए में लिखा हुआ है पुराने पद से कार्यमुक्त होने की दिनांक से, नए पद पर कार्य ग्रहण करने की दिनांक से, ऐसे स्थानांतरण की दिनांक से या ऐसा कोई नियम राजस्थान सेवा नियम में नहीं है। तो देखो इसका राइट ऑप्शन हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, मतलब ऐसे स्थानांतरण की दिनांक से, मतलब जिस दिन उसका स्थानांतरण किया जाता है उसी दिन से वो वैदेशिक सेवा में हो जाता है और उसके जो अवकाश पर है या अवकाश वेतन है वो बंद हो जाएगा। कब से? तो ऐसा स्थानांतरण की दिनांक से। राइट ऑप्शन कौन सा जाता है? ऑप्शन नंबर सी। तो ये चीज आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। फिर देखो आगे अपन बात करें, आगे क्या लिखा हुआ है, जिस राज्य कर्मचारी का भुगतान सरकार द्वारा नियंत्रित स्थानीय निधि। तो देखो इसकी अब बात करें, देखो अभी हम चैप्टर कौन सा पढ़ रहे थे, 13 पढ़ रहे थे, यह चैप्टर आपके 14 शुरू हो गया है। इसका नाम क्या है? स्थानीय निधि के अधीन सेवा। और ये सबसे छोटा चैप्टर है क्योंकि इसमें एक ही नियम है, नियम 158। यह है आपके स्थानीय निधि के अधीन सेवा, मतलब यदि कोई कर्मचारी है वो किसी स्थानीय निधि के अधीन सेवा कर रहा है तो उसको किसी प्रकार कौन कौन से लाभ मिलेंगे उन सारे बारे में बात की गई है आपके अध्याय 14 में। अब देखो क्या लिखा हुआ है कि जिस राज्य कर्मचारी का भुगतान सरकार द्वारा नियंत्रित स्थानीय निधि में किया जाता है तो राजस्थान सेवा नियम के कौन से प्रावधान शामिल होंगे। मतलब कोई कर्मचारी है उसको क्या कर दिया गया है, उसको सरकार के नियंत्रण वाली कोई स्थानीय निधि में उसको प्रतिनियुक्ति पर भेज दिया गया है, तो उस पर कौन-कौन से नियम शामिल होंगे? तो लिखा हुआ है राजस्थान सेवा नियम का नियम 13, 1 से लेकर 10, 10 या 1 से लेकर 12। तो देखो इसमें राइट ऑप्शन हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, मतलब राजस्थान सेवा नियम का अध्याय 1 से लेकर 12 तक जो सारे नियम हैं वो किस पर लागू होंगे? जो कर्मचारी ऐसा है जो राजस्थान सरकार के नियंत्रण वाली किसी स्थानीय निधि पर प्रतिनियुक्ति के रूप में लगा हुआ है, तो उस पर ये सारे नियम लागू होंगे। फिर देखो आगे बात करते हैं अपन, देखो क्या लिखा हुआ है कि कौन सा विवरण सही है। हमसे पूछा है कि इसमें से कौन सा विवरण सही है और इसके बारे में हम बात करें तो ये बात किया जा रहा है आपके अध्याय 15 की। इसका नाम क्या है? सेवा अभिलेख। मतलब किसकी बात की जा रही है? सेवा अभिलेख की बात की जा रही है, जिसमें 160 से लेकर 164 तक के नियम शामिल हैं। मतलब अब हम बात करने वाले हैं जो एमसीक्यू है आपकी, जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए थे, उसमें अध्याय 15 की हम बात कर रहे हैं। इसका नाम क्या है? सेवा अभिलेख है और इसमें नियम कहां से कहां तक है? तो 160 से लेकर 164 तक के इसमें नियम शामिल है। तो देखो यदि आपने पहले चीजें पढ़ रखी है तब आपको क्या करना है, खुद से इन जो क्वेश्चन है उसका जवाब देने की कोशिश करनी है। जैसे ही आपके सामने क्वेश्चन आता है आपको वीडियो को पॉज करना है, खुद से उसके आंसर देना है, साथ में आप क्या क्या चीजें एक्स्ट्रा इसमें बता सकते हो वो सारी चीजें आपको सोचनी है। और यदि आपने अच्छा कर लिया है उसके बाद में आपको वीडियो को वापस आपको प्ले करनी है। तो देखो क्या लिखा हुआ है, कौन सा विवरण सही है। अभी किसके संबंध में बात की जा रही है? तो ये सेवा अभिलेख के संबंध में बात की जा रही है। तो लिखा हुआ है कि सेवानिवृत्ति पर सरकारी कर्मचारी को सेवा पुस्तिका लौटाई नहीं जाएगी। तो देखो ये बिल्कुल सही हो जाता है
ये जो कथन है वो क्या है, बिल्कुल सही है। सेवानिवृत्ति मतलब यदि कोई कर्मचारी रिटायर हो जाएगा तब उसको, सरकारी कर्मचारी को सेवा पुस्तिका है वो नहीं लौटाई जाएगी। अब देखो सेवा पुस्तिका होती क्या है, तो एक जो कर्मचारी है वो अपने पूरे जीवन की जो सारी घटनाएँ हैं वो किसमें लिखता है, सेवा पुस्तिका में लिखता है कि उसका नाम क्या है, जन्म दिनांक क्या है, उसकी कितने निलंबन कब हुआ है, उस पर कौन-कौन सी कार्रवाई की गई है, सारी चीज़ें जितनी भी जो अवकाश रिलेटेड कुछ भी चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें उसकी जीवन की क्या लिखेगा, वो उसमें लिखेगा सेवा पुस्तिका में। अब देखो सेवा पुस्तिका में ये बताया गया है कि सेवानिवृत्ति यदि कोई कर्मचारी है वो रिटायर हो जाता है, तो सरकारी कर्मचारी को वो सेवा पुस्तिका है वो लौटाई नहीं जाएगी। और क्यों नहीं लौटाई जाएगी? तो पहली बात तो ये है कि जो सेवा पुस्तिका होती है, उसका संपूर्ण जो खर्च है वो कौन देता है? तो वो देती है आपकी गवर्नमेंट। गवर्नमेंट क्या करती है, जितनी भी सेवा पुस्तिका पे जितना भी जो पैसा खर्च होता है वो कौन देती है? गवर्नमेंट देती है। और ये जो यदि कोई कर्मचारी रिटायर हो गया है तो उसको ये नहीं दी जाती है। फिर देखो आगे क्या लिखा हुआ है कि कर्मचारी को भुगतान पर सेवा पुस्तिका की द्वितीय प्रति नहीं दी जाएगी। तो देखो ये कथन गलत हो जाता है, क्योंकि यदि कोई कर्मचारी क्या करे, भुगतान करे, तो उसको क्या मिल सकती है, सेवा पुस्तिका है उसकी फोटोकॉपी या द्वितीय प्रति मिल सकती है। तो ये यहाँ पर गलत हो जाता है। और कितना पैसे लेंगे, तो ₹2 पर पेज के हिसाब से उनको देना होगा। मतलब आपको क्या करना है, 1 पेज के ₹2 देने हैं, तो वो फोटोकॉपी प्लस उसको अटेस्टेड करके आपको दे देंगे। मतलब ₹2 पर पेज आपसे लेंगे और वो दे दिया जाएगा। फिर देखो आगे क्या लिखा हुआ है, सेवा में व्यवधान को सेवा पुस्तिका में दर्ज नहीं किया जाएगा। तो ये भी गलत हो जाता है, क्योंकि जो सेवा में व्यवधान होता है, किसी प्रकार का यदि आपकी सेवा में व्यवधान है, तो वो भी सेवा पुस्तिका में दर्ज किया जाना अनिवार्य है। फिर आगे क्या लिखा हुआ है, किसी भी मामले में सेवा पुस्तिका की द्वितीय प्रति का उपयोग नहीं किया जा सकता। तो ये भी गलत हो जाता है। क्यों गलत हो जाता है कि जो सेवा की जो इसकी सेवा पुस्तिका की जो द्वितीय प्रति है, मतलब जो फोटोकॉपी है, उसको इस्तेमाल किया जा सकता है, क्योंकि वो अटेस्टेड है, आपने वहीं से ली है, ₹2 आपने पर पेज देके दी है। तो मान लो कोई ऐसा केस हो जाता है, आपकी मान लो पेंशन संबंधी कोई प्रॉब्लम आ गई है, तो आप क्या कर सकते हो, इसका उपयोग कर सकते हो। तो ये भी यहाँ पर गलत हो जाता है। तो राइट ऑप्शन कौन सा हो गया? ऑप्शन नंबर ए। फिर देखो आगे देखें अपन, आगे लिखा हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सी प्रविष्टि सेवा पुस्तिका में नहीं की जाती है। मतलब ऐसी कौन सी प्रविष्टि है जो सेवा पुस्तिका में नहीं की जा सकती है, ये हमसे पूछा गया है। तो देखो ऑप्शन ए में क्या लिखा हुआ है, जन्म दिनांक। तो जन्म दिनांक तो बिल्कुल की जाती है। इसको मतलब अंकों में भी आपको जन्म दिनांक लिखनी होगी और शब्दों में भी जन्म दिनांक लिखनी होगी, और ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण भी होती है। आगे क्या लिखा हुआ है, निलंबन की अवधि। तो ये भी लिखना जाना चाहिए। स्थायी करण की दिनांक, मतलब आपको किस दिन वहां पर स्थायी सेवा दी है आपने, वो भी लिखना है। निलंबन की जो अवधि है वो भी देना है, लेकिन आकस्मिक अवकाश की अवधि ये आपको सेवा पुस्तिका में नहीं लिखना होगा। तो ये ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट हो जाता है। जो आपकी ईओएल है उसकी जानकारी आपको सेवा पुस्तिका में लिखने की कोई अनिवार्य नहीं है। तो राइट ऑप्शन कौन सा हो गया? ऑप्शन नंबर डी। फिर देखो आगे बात करें, आगे लिखा हुआ है निम्न में से किस श्रेणी के कर्मचारी हेतु सेवा पुस्तिका का संधारण आवश्यक है। मतलब सेवा पुस्तिका है वो रखना आवश्यक है, उसमें सारी डिटेल भरना आवश्यक है। कौन से कर्मचारी के लिए ये जरूरी है? तो ऑप्शन ए लिखा हुआ चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी, बी में लिखा हुआ है सिपाही, और सी में लिखा हुआ है मुख्य सिपाही, और डी में लिखा हुआ है 1, 2 एवं 3 में से कोई भी नहीं। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। डी क्यों हो जाएगा? क्योंकि देखो चतुर्थ श्रेणी कोई कर्मचारी है उसको भी कोई सेवा पुस्तिका रखने का अनिवार्य नहीं है। सिपाही है उसको भी नहीं रखना, और कोई मुख्य सिपाही है उसको भी नहीं रखना है। तो इसमें ऑप्शन हो गया डी है वो बिल्कुल राइट ऑप्शन है। फिर देखो आगे बात करें, आगे लिखा हुआ है राज्य कर्मचारी के लिखित आवेदन करने पर कर्मचारी की सेवा पुस्तिका की द्वितीय प्रति निम्न राशि निम्न राशि जमा कराने पर जारी की जाएगी। तो ये हमने अभी भी बात की थी। इसमें कितने पैसे लगेंगे? पहले के ₹1 लगता था। ये क्वेश्चन है वो 2012 में पूछा गया था, तब ₹1 लिया जाता था। लेकिन आपको पता महंगाई बढ़ गई है, तो अब कितने लेते हैं? ₹2 पर पेज। मतलब एक पेज का ₹2 देना है, और वो क्या कर देंगे, आपकी जो सेवा पुस्तिका है उसकी फोटोकॉपी करके दे देंगे। राइट ऑप्शन कौन सा हो गया? ऑप्शन नंबर सी। फिर जब आगे देखें अपन, क्या लिखा हुआ है कि प्रदत्त अधिकारों के उपयोग के संबंध में सामान्य शर्तें किस नियम में दी गई है। देखो ये बात की जा रही है आपके अध्याय अध्याय 16 शक्तियों का प्रत्यायोजन, डेलीगेशन ऑफ पावर। इसमें बात की गई है कि जो कोई भी जो अधिकारी है उसको जो प्रदत्त अधिकारों के उपयोग के संबंध में, कि यदि कोई अधिकारियों को कोई ऐसे अधिकारी है जिसको जो अधिकार दिए गए हैं उसका उपयोग वो कैसे करेगा, उसका शक्तियों का जो प्रत्यायोजन है वो किस प्रकार से होगा। साथ ही इसमें ये बात बताई गई है कि यदि कोई अधिकारी है वो अपने नियंत्रण में जो अधिकारी है उसके अन्य किसी अधिकारी पर किसी प्रकार का आदेश जारी नहीं कर सकता है। और जो प्रदत्त अधिकारियों की बात किसमें की गई है, तो वो की गई है आपके नियम 167 में। तो ये आपको याद रखना है। ये देखो 2016 में पूछा गया था। इस चैप्टर में अभी तक एक ही क्वेश्चन ये पूछा गया है। फिर देखो आगे बात करें,
आगे हैं आपके कार्यभार ग्रहण काल नियम। देखो इसके बारे में हम बात करें तो इसका पूरा नाम है सिविल सेवा कार्य ग्रहण काल नियम। क्या नाम है इसका कि सिविल सेवा कार्य ग्रहण काल नियम 1981। और या हम इसको पूरा लिख सकते हैं, इसका नाम क्या है, राजस्थान सिविल सेवा कार्यग्रहण काल नियम 1981, ये है इसका पूरा नाम। अब देखो इसमें हम इसके बारे में बात करें तो ये क्या है, इसको पावर कहां से मिलती है, तो इसको मिलती है आपके भारतीय संविधान का अनुच्छेद अनुच्छेद 309 से। 309 से इसको पावर मिलती है। नाम क्या है, तो राजस्थान सिविल सेवा कार्यग्रहण काल नियम 1981, ज्वाइनिंग टाइम रूल्स नियम 1981। और ये आपके अलग से आपको पता है सिलेबस में दिया गया है। इससे जो क्वेश्चन पूछे गए थे पिछले एग्जाम में वो सभी क्वेश्चन है हम देखने वाले हैं। तो देखो साथ ही हम इसके बारे में बात करें कि इसकी अधिसूचना कब जारी की गई थी। अधिसूचना कब जारी की गई थी, तो वो जारी की गई थी आपके 17 मार्च 1981 को। और हम बात करें कि ये प्रभावी कब हुए थे, प्रभावी कब हुए थे, तो ये नियम प्रभावी हुए थे आपके 1 अप्रैल 1981 को। तो आपको ये दो चीजें अच्छे से याद रखनी है। पहली बात तो कि कौन सा अनुच्छेद, तो 309 के तहत पावर मिलती है। साथ ही हम बात करें कि इसकी अधिसूचना कब जारी की गई थी, तो अधिसूचना जारी की गई थी आपके 17 मार्च 1981 को। ये प्रभावी कब हुए थे, तो ये प्रभावी हुए थे 1 अप्रैल 1981 को। फिर बात आती है कि इसको किस नियम के मतलब किस कौन से अध्याय की जगह लाया गया था। तो देखो आपने देखा होगा कि जो अध्याय 12 है वो आपके डिलीट कर दिए गए थे। कौन सा अध्याय जो 12 है वो डिलीट कर दिया गया था, और इस अध्याय 12 के स्थान पर क्या लाया गया था, ये लाया गया था राजस्थान सिविल सेवा कार्यग्रहण काल नियम। अब देखो इस नियम की बात करें तो इसमें 1 से लेकर 12 तक के नियम शामिल हैं और ये हमें पढ़ने होते हैं। और यहाँ तक की चीजें आपको समझ में आ गई होगी। ये चीजें आपसे एग्जाम में पूछने की संभावना बहुत ज्यादा होती है कि आपकी अधिसूचना कब जारी हुई, प्रभावी कब हुए, नियम कौन से कहां तक है, किसके स्थान पर लाया गया है, तो अध्याय 12 के लाया गया है, अनुच्छेद 309 है, और 1 से लेकर 12 तक इसमें क्या है आपके नियम दिए गए हैं। अब देखो अपन एक एक करके पढ़े सबको। तो क्या लिखा हुआ है, राजस्थान सिविल सेवा कार्यभार ग्रहण समय नियम 1981 के नियम 4 के अंतर्गत कर्मचारियों को पदभार ग्रहण समय की देता है। तो देखो नियम 4 की हम बात करें, नियम 4, तो इसमें लिखा हुआ है कि जो मतलब कार्य ग्रहण काल नियम है उसकी देयता, या अपन क्या बोल सकते हैं, देयता बोल सकते हैं कि जो कार्य ग्रहण काल है उसको देयता क्या होगी, उसको किस प्रकार से दिया जाएगा। तो देखो इसमें ऑप्शन ए की बात करें तो लिखा है सार्वजनिक हित में, यहाँ पर क्या होगा, स्थानांतरण। सार्वजनिक हित में स्थानांतरण पर एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाकर पदभार ग्रहण करने हेतु ये टाइम दिया जाता है। अवकाश पर परिवार के साथ भ्रमण करने के लिए टाइम दिया जाता है, या स्वयं की प्रार्थना पर स्थानांतरण पर ये दिया जाता है, या ये सभी के लिए दिया जाता है। तो देखो इसमें राइट ऑप्शन की हम बात करें तो इसमें राइट ऑप्शन हो जाता है ऑप्शन नंबर ए। ये जो कार्यग्रहण काल है, ये देखो कार्य ग्रहण काल, इसका मतलब से आपको समझ में आ गया होगा कि कार्य को ग्रहण करने के लिए जो समय दिया जाता है, इसका मतलब क्या है कि मान लो आप हो, वो मान लो अभी आपकी पोस्टिंग है अजमेर में और आपका उदयपुर ट्रांसफर कर दिया जाता है। तो ऐसा तो होगा नहीं कि आपने अजमेर से उदयपुर आप एक दिन में चले गए। मान लो कि आज आपने अजमेर के ऑफिस में काम किया, कल आप उदयपुर के ऑफिस में काम करने लग जाओगे। तो इसके लिए क्या होता है, जब कोई कर्मचारी को स्थानांतरित किया जाता है तो उसको कुछ टाइम पीरियड दिया जाता है, और वो टाइम पीरियड किस हिसाब से दिया जाता है, वो दिया जाता है इस दोनों के बीच में जो रेल मार्ग की जो दूरी है उसके अनुसार उनको समय दिया जाता है कि आप क्या करो, ये 5 दिन आपको दे रहे हैं, 5 दिन में आप क्या करो, वहां पर ट्रांसफर हो जाओ। क्योंकि कर्मचारी यहाँ से अजमेर से उदयपुर जाएगा, वहां पर रहेगा, सारा रहना खाना सारी व्यवस्था करेगा, तो उसके लिए क्या होना चाहिए, उसके पास कुछ टाइम दिया जाना चाहिए, कुछ अवकाश होने चाहिए। तो वो जो अवकाश दिए जाते हैं एक जगह से दूसरे जगह पर रहने के लिए, ट्रांसफर में जो समय लगता है उस सबको क्या बोला जाता है, उस जो समय दिया जाता है, जो अवकाश दिया जाता है, उन्हीं को बोला जाता है कार्यग्रहण काल। तो ये आपको ये समझ में आ गया होगा कार्यग्रहण काल होता क्या है। साथ ही देखो क्या लिखा है, ये किस लिए दिया जाता है, तो ये दिया जाता है सार्वजनिक हित में।
तो ये पॉइंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये जो आपका ट्रांसफर हो रहा है वो सार्वजनिक हित में ही होना चाहिए, तभी आपको कार्यग्रहण काल दिया जाएगा। तो लिखा सार्वजनिक हित में स्थानांतरण पर एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाकर पदभार ग्रहण करने हेतु जो टाइम दिया जाता है उसे क्या कहा जाता है, कार्यग्रहण काल नियम, जो कि नियम 4 में बताया गया है। फिर देखो आगे बात करें, आगे क्या, राजस्थान सिविल सेवा कार्यग्रहण काल नियम 1981 के नियम 6(1) में प्रावधान है, मतलब 6(1) में क्या प्रावधान किए गए हैं। तो देखो ऑप्शन ए में देखो क्या लिखा हुआ है कि कार्यग्रहण काल के दौरान अतिरिक्त भत्ते की देयता, देय कार्यग्रहण काल की अनुपयोजित अवधि को कर्मचारी के उपार्जित अवकाश में जोड़ना, कार्यग्रहण काल का लेफ्ट होना या इनमें से कोई नहीं। अब देखो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी। 6(1) में क्या लिखा हुआ है कि यदि कोई कर्मचारी क्या करता है, 6(1) में क्या लिखा हुआ है कि यदि कोई कर्मचारी क्या कर रहा है कि उसका कार्यग्रहण काल दिया हुआ है उसको। अब आप ये समझो, एक एग्जांपल से मैं सारी चीजें समझाता हूं आपको कि वही अपन लेते हैं कि एक कर्मचारी वो अजमेर में कार्यरत है, उसका ट्रांसफर कहाँ होने वाला है, उदयपुर में होने वाला है, और उसको टोटल 5 दिनों का क्या दिया गया है, कार्यग्रहण अवकाश दिया गया है कि मतलब आप क्या करो कि यहाँ से लेकर मतलब अजमेर से उदयपुर आपको ट्रांसफर किया गया है, आप 5 दिन के अंदर क्या कर सकते हो, वहां पर आप मतलब आपको पदभार ग्रहण करना है। अब इस कर्मचारी ने क्या किया कि उसको लगा कि यार 5 दिन तो लगेंगे नहीं, अजमेर से अपन ट्रेन बुक कराएंगे और ट्रेन से 2 दिन लगने वाले हैं, 2 दिन अपन रहने जाएंगे, अपने वहां पर रिश्तेदारी है और आराम से अपन 2 दिन में वहां पर ट्रांसफर कर लेंगे और आराम से ज्वाइन कर लेंगे ऑफिस। तो ये जो कर्मचारी है वो क्या करता है कि 2 दिन ही लगाता है इस सब में, और तीसरे दिन वो क्या करता है, पदभार ग्रहण कर लेता है। तो बताओ उसने क्या किया, उसमें से उसने 5 दिन में से 2 तो उसने अवकाश ले लिए और 3 है वो उसके रह गए। अब 3 दिन जो बचे हैं, जो 3 दिन बचे हैं उसका क्या होगा, तो उस 3 दिन को उसको उपार्जित अवकाश है, जो प्रिविलेज लीव है उसमें शामिल कर लिया जाएगा, और जो प्रिविलेज लीव में शामिल किया जाएगा उसकी अधिकतम सीमा कितनी है, 15 दिन है, मतलब 15 से ज्यादा पीएल शामिल नहीं की जाएगी। अब मुझे बताओ ये चीज समझ में आई क्या, कि यदि कोई कर्मचारी क्या कर रहा है कि एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर उसका हुआ है, उसके लिए उसको कुछ कार्यग्रहण काल का अवकाश दिया गया है, मान लो 5 दिन 10 दिन, और वो क्या करता है उसके उपयोग में नहीं आए, मान लो कि उसके उपयोग में 5 दिन आए, उसको 10 दिन का दिया हुआ है तो 5 दिन बच गए, तो 5 जो बचे हुए दिन होगा उसको क्या किया जाएगा, उसको उपार्जित अवकाश में शामिल कर लिया जाएगा। तो देखो ये किसमें लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है आपके ऑप्शन नंबर बी में ये बात लिखी गई है। देखो पढ़ो, देय कार्यग्रहण काल की अनुपयोजित अवधि, मतलब जो कि उपयोग में नहीं आई है वो अवधि को कर्मचारी के उपार्जित अवकाश में जोड़ना, मतलब उसके किस में जोड़ा जाएगा, उपार्जित अवकाश में जोड़ा जाएगा। और ये बात की गई है 6(1) में, और इसकी जो अधिकतम सीमा है, ऐसा नहीं कि उपार्जित अवकाश में 30 दिन जोड़ दिए, इसकी अधिकतम सीमा है ओनली 15 दिन, 15 दिन से ज्यादा उपार्जित अवकाश में नहीं जोड़ा जाएगा। ये आपके समझ में आ गया होगा, ये क्वेश्चन 2016 में पूछा गया है, तो आपको अच्छे से समझ लेना है। फिर देखो आगे देखें, आगे लिखा है कार्यग्रहण काल के दौरान राज्य कर्मचारी को निम्न में से क्या देय नहीं है। तो देखो ऑप्शन ए वेतन, तो बिल्कुल वेतन दिया ही जाता है, मकान किराए भत्ता ये भी दिया जाता है, महंगाई भत्ता भी दिया जाता है, लेकिन जो वाहन भत्ता है वो नहीं दिया जाता है। तो राइट ऑप्शन कौन सा हो गया, ऑप्शन नंबर डी। और देखो मैं आपको बताऊं कि कार्यग्रहण काल नियम है वो तो आपको पढ़ के ही जाना है, क्योंकि इसमें से क्वेश्चन पूछा ही जाएगा। देखो बाकी जो जितने भी जो नियम हमने अभी तक पढ़े हैं उसमें से क्वेश्चन अलग अलग पूछे जाएंगे, किसी चैप्टर में से हो सकता है ज्यादा पूछे जाए, किसी में कम पूछे जाए, किसी में नहीं भी पूछा जाए, लेकिन जो कार्यग्रहण काल नियम है उसमें से तो पक्का क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और ये सारे जो आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है वो लेकर आया हूं, तो इससे आपको एक समझ इसमें पैदा होगी। तो देखो आगे बढ़े अपन, आगे लिखा हुआ है कि एक सरकारी कर्मचारी का कार्यग्रहण काल कब प्रारंभ होता है। तो ऑप्शन ए में लिखा हुआ है पूर्व वाले पद से कार्यमुक्त होने के तुरंत बाद से, सोमवार से, माह की पहली तारीख से, या वाहन भत्ता। देखो वाहन भत्ता तो ये गलती हो गया, ये तो कोई पुराना ही ऑप्शन आ गया दिखता है इसमें। तो देखो इसमें राइट ऑप्शन कौन सा होगा कि पूर्व वाले पद से कार्यमुक्त होने के तुरंत बाद, जैसे ही वो क्या करता है कि वो अजमेर में लगा हुआ है, उसको उदयपुर ट्रांसफर, उदयपुर उसका पदभार ग्रहण करना है, तो अजमेर जिस दिन वो क्या करेगा ऑफिस छोड़ेगा उस दिन से ये अवकाश पर चला जाएगा, और ये अवकाश कौन सा है, ये है कार्यकरण काल अवकाश। तो ऑप्शन कौन सा हो गया, ऑप्शन नंबर ए। बिल्कुल इजी चीज आपको समझ में आ गई होगी देखते ही। फिर देखो आगे बात करें, अगले राजस्थान सिविल सेवा कार्यग्रहण कार्यग्रहण काल नियम 1981 के 2(3) के अनुसार एक सरकारी कर्मचारी को नवीन पद पर कार्यभार ग्रहण करने या नए पद स्थापित स्टेशन तक यात्रा हेतु दिया जाने वाला समय क्या कहलाता है। देखो 2(3) में इनमें परिभाषाएं लिखी गई है, तो इसमें इसमें राइट ऑप्शन हो गया आपके ऑप्शन नंबर बी कार्यग्रहण काल। देखो ये कार्यग्रहण काल की ही परिभाषा है,
ध्यान से इसको देखो कि समझ में आ जाएगा। कार्यकाल काल का मतलब सिंपल सा है कि आपको एक जगह से दूसरी जगह आपको ट्रांसफर किया गया है, बीच में जो आपको टाइम पीरियड दिया गया है वही क्या कहलाता है, कार्यकाल काल कहलाता है। और ये क्वेश्चन आपको 2016 में पूछा गया है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ऐसे बहुत हार्ड क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे, लेकिन आपको थोड़ी जो बेसिक नॉलेज है वो सब चीजों के बारे में रहनी चाहिए। फिर देखो आगे देखें, आगे लिखा हुआ है एक सरकारी कर्मचारी पद स्थापन आदेश की प्रतीक्षा बाद स्थानांतरण, ये थोड़ा देखना टाइपिंग मिस्टेक है, यहाँ पर स्थानांतरण होगा, क्या होगा, यह होगा आपके स्थानांतरण। स्थानांतरण पर अन्य स्थान पर नए पद को ग्रहण करने हेतु कार्यकाल काल का उपयोग कर सकता है। अब देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, ध्यान से इस चीज को आप पढ़ना। लिखा हुआ है पद स्थापन आदेशों की प्रतिज्ञा या प्रतीक्षा, सॉरी। तो देखो ये प्रतीक्षा है, इसका मतलब होता है एपीओ कर दिया गया है, एवेटिंग पोस्टिंग ऑर्डर, एवेटिंग पोस्टिंग ऑर्डर। अब देखो यदि कोई कर्मचारी एपीओ पर है, समझो ध्यान से, यदि कोई कर्मचारी किस पर है, एपीओ पर है, और ये बात किसमें की गई है, ये आपके नियम 5 में बताई गई है। नियम 5 कौन, तो कार्यकाल काल नियम पढ़ ही रहे हैं अपन। तो उसका नियम जो 5 है उसमें बताया गया है कि यदि कोई कर्मचारी क्या है, एपीओ पर है और उसको हिंदी में क्या बोलता है, पद स्थापन आदेश की वो प्रतीक्षा कर रहा है, या वो एपीओ पर है, तो और उसके उस समय उसका स्थानांतरण किया जाता है, तो उसे कितने दिन का अवकाश दिया जाएगा, तो उसे दिया जाएगा 4 दिन का अवकाश। स्टार लगा लेना, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछने की संभावना बहुत ज्यादा है, क्योंकि 16 में पूछा गया था, 12 में भी ये क्वेश्चन पूछा गया था, और लगभग ये पूछा ही जाता है। तो इसको आप अच्छे से समझ लेना कि यदि कोई कर्मचारी है उसको एपीओ कर दिया गया है, वो एवेटिंग पोस्टिंग ऑर्डर पर है, तो उसे 4 दिन का ही कार्यकाल काल दिया जाएगा। फिर देखो आगे बात करें, आगे लिखा हुआ है नियम 5(4) में इंकित सीमा से अधिक कार्यकाल काल समय में अधिकतम 30 दिन तक वृद्धि के द्वारा स्वीकृत की जा सकती है। मतलब कि यदि कोई कर्मचारी है उसको क्या करना है, उसके जो कार्यकाल काल है उसकी सीमा को बढ़वाना है, और कितनी करवाना है, 30 दिन तक की यदि कोई सीमा है उसकी, मतलब वो 30 दिन तक उसको वृद्धि करवानी है, तब कौन करेगा। तो देखो यदि हम बात करें 30 दिन तक की, तब तो कौन करेगा, विभागाध्यक्ष। और मैं बात करूं कि 30 दिन से अधिक की यदि बात की जाए, तब कौन करेगा, तब करेगा आपके प्रशासनिक विभाग। तो ये दोनों चीजें आपके क्लियर होनी चाहिए जब बात की जाए कि यदि आपको कार्यकाल काल नियम है वो 30 दिन तक आपको वृद्धि करवानी है, तो कौन करेगा, तब करेगा आपके विभागाध्यक्ष। और जब बात की जाए कि 30 दिन से अधिक तक की, तब कौन करेगा, प्रशासनिक विभाग। इसमें राइट ऑप्शन कौन सा जाता है, ऑप्शन नंबर सी। फिर देखो आगे बात करें, आगे लिखा हुआ है खाली स्थान तक की अवधि के लिए अस्थायी स्थानांतरण हेतु कोई कार्यकाल काल स्वीकार नहीं होगा। तो ये बात की गई है आपके नियम 4 में, कार्यग्रहण काल की देयता कि जो कार्यकाल काल है वो किस प्रकार दिया जाएगा। उसमें क्या कहा गया है कि यदि कोई कर्मचारी है वो 180 दिन तक की अवधि के लिए अस्थायी स्थानांतरण उसका किया जाता है, तो उसे किसी प्रकार का कार्यकाल काल नहीं दिया जाएगा। उसको क्या करना है, सेम डे, मतलब जिस दिन मान लो कि आज वो अजमेर है, उसको कल ही क्या करना है, उदयपुर जाके ज्वाइनिंग लेनी होगी। उसको किसी प्रकार का कार्यकाल काल नहीं दिया जाएगा। कब तक कर रहा है, मान लो 180 दिन के लिए कर रहा है और अस्थायी है, तो उसको किसी प्रकार का कार्यकाल जो काल है वो नहीं दिया जाएगा। साथ ही यदि कोई कर्मचारी ऐसा है जो खुद पर जाना चाहता है, मान लो कि उसको एक तो बोलती है सरकार ने ट्रांसफर कर दिया, एक वो खुद चाहता है कि मेरा ट्रांसफर उस फलां जगह पर किया जाना चाहिए, तब भी उसको किसी प्रकार का कार्यकाल काल नहीं दिया जाएगा। फिर देखो आगे बात करें, अगर राजस्थान सिविल सेवा कार्यकाल काल नियम 1981 निम्न में से किस पर प्रभावी नहीं होते हैं, कि जो कार्यकाल काल नियम है वो किन पर प्रभावी नहीं होते हैं, ये बात की गई है। तो एक लिखा हुआ है वर्क चार्ज कर्मचारी पर, आकस्मिक व्यय मद से भुगतान किए जाने वाले कर्मचारी पर, अनुबंध के अनुसार भर्ती किए गए कर्मचारी एवं सरकार की पूर्णकालिक सेवा में नहीं होने वाले व्यक्तियों पर, या उपरोक्त में से सभी। तो देखो इसमें राइट ऑप्शन होगा उपरोक्त में से सभी। इससे हमें यह भी पता चल रहा है कि जो कार्यकाल काल नियम है वो किस पर लागू नहीं होंगे,
तो इसको भी आपको याद रखना है। जो वर्क चार्ज अधिकारी है उन पर लागू नहीं होंगे, आकस्मिक मद से भुगतान किया जा रहा है उन पर भी लागू नहीं होंगे, अनुबंध के आधार पर किसी एग्रीमेंट के आधार पर किसी कर्मचारी को लगाया गया है तो उन पर भी लागू नहीं होंगे। और यदि कोई पूर्णकालिक सेवा पर नहीं है, कुछ अल्पकालिक मतलब सेवा में लगा हुआ है, मान लो 6 महीने के लिए, साल भर के लिए किसी को लगाया गया है, तो उन पर भी ये नियम लागू नहीं होते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। 2012 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। फिर देखो आगे बात करें, आगे लिखा हुआ है जब एक सरकारी कर्मचारी को पदस्थापन आदेशों की प्रतीक्षा कर रहा हो का स्थानांतरण किसी दूसरे स्थान पर कर दिया जावे, जिसके कारण उसका निवास स्थान बदल जाता है, तो ऐसा राज्य कर्मचारी कितने दिन का कार्यकाल काल दे होगा। तो देखो वापिस आपने नोट किया होगा, ये वापिस बात हो रही है एपीओ की, वेटिंग पोस्ट में ऑडियो की बात हो रही है, क्योंकि देखो यहाँ क्या लिखा हुआ है, पद स्थापन के आदेशों की प्रतिज्ञा कर रहा है, प्रतीक्षा कर रहा है, तो वो बात हो रही है एपीओ की। तो एपीओ मैंने पहले ही बताया था, देखो वो क्वेश्चन पूछा गया था 2016 में, ये पूछा गया है 2012 में। तो इसमें राइट ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर ए, 4 दिनों का ही उसको कार्यकाल काल दिया जाएगा। फिर देखो आगे बात करें, आगे लिखा हुआ है जब पूर्ण कार्यकाल दिवस का लाभ लिए बिना कोई राज्य कर्मचारी नए पद का कार्यभार ग्रहण कर ले तो शेष कार्यग्रहण दिवस होगा। देखो ये 2012 में पूछा गया था, इससे पहले हमने एक क्वेश्चन पढ़ा था, वो 2016 में पूछा गया था। दोनों सेम ही क्वेश्चन है, बस उसकी लैंग्वेज चेंज कर दी गई है। इसका राइट ऑप्शन कौन सा होगा कि उपार्जित अवकाश खाते में जोड़ दिए जाएंगे। और मैंने बताया था कि यदि कोई कर्मचारी ऐसा है तो क्या करता है कि उसका जो कार्यकाल काल जो दिए गए हैं उसका पूरा उपयोग नहीं करता है, तो बचे हुए जो उसके दिन होंगे वो किसमें शामिल कर दिए जाएंगे, वो उपार्जित अवकाश पीएल में उसको शामिल कर दिया जाएगा। और उसकी अधिकतम सीमा कितनी थी, 15 से ज्यादा पीएल शामिल नहीं की जाएगी। तो ये सेम क्वेश्चन है लेकिन उसकी लैंग्वेज चेंज कर दी है, और ये क्वेश्चन 2012 में पूछा गया था। फिर देखो आगे बात करें, आगे लिखा हुआ अधिसूचना दिनांक 17 मार्च 1981 द्वारा राजस्थान सिविल सेवा कार्यकरण काल नियम 1981 का राजस्थान सेवा नियम का भाग बनाया गया। इन नियमों के प्रभावी होने की तारीख क्या है। तो देखो मैंने बताया था कि अधिसूचना तो कब जारी हुई थी, 17 मार्च को, और 1 अप्रैल को ये क्या हुए, 1 अप्रैल 1981 को ये प्रभावी हुए। तो देखो 1 अप्रैल 1981 कहाँ दिख रहा है आपको, 1 अप्रैल 1981, ऑप्शन नंबर सी है वो अपने बिल्कुल राइट हो जाता है। और ये क्वेश्चन 2011 में पूछा गया था, तो आपको डेट भी याद रखनी है। फिर देखो आगे बात करें, आगे लिखा हुआ है एक राज्य कर्मचारी का स्थानांतरण 600 किलोमीटर दूर अन्य मुख्यालय पर होने पर यात्रा काल अवधि को छोड़कर नियमानुसार देय कार्यग्रहण काल की अवधि होगी। तो देखो ये सारी जो बात बताई गई है वो बताई गई है आपके नियम 5 में। नियम 5 में बताया गया है कि जो कार्यग्रहण काल है उसकी देयता मतलब उसका कितने दिनों का कार्यग्रहण काल दिया जाएगा। तो इसके लिए आपको एक छोटी सी चीज याद रखनी है इसमें। देखो एक तो बात करें हम दूरी की, या मैं बात करता हूं अवकाश की, और या हम बात करें अब देखो इस चीज को आप ध्यान से समझना, इसको आप अच्छे से जो सारणी बना रहा हूँ उसको आपको अच्छे से याद कर लेना है, क्योंकि इसमें से पूछा जाएगा ही जाएगा आपसे क्वेश्चन, 101% इसमें से पूछा जाएगा। अब देखो हम बात करें तो देखो दूरी की बात कर रहा हूँ, दूरी कौन सी है, तो ये दूरी है आपके रेल मार्ग की दूरी है, ये भी याद रखना है आपको। दूरी कौन सी है, तो ये है आपके रेल मार्ग वाली। अब देखो यदि दूरी है वो कितनी हो, वो हो 1000 किलोमीटर से कम की दूरी हो, तब आपको जो कार्यग्रहण काल अवकाश दिया जाएगा वो कितने दिन का दिया जाएगा, 10 दिन का दिया जाएगा। कितने दिन का, 10 दिन का दिया जाएगा। और यदि ये जो आपको 1000 किलोमीटर की जो दूरी है, किससे, जो नए मुख्यालय और पुराने मुख्यालय के बीच की जो दूरी की बात कर रहा हूं मैं, किससे, रेल मार्ग से, यदि 1000 किलोमीटर की दूरी है, लेकिन क्या हो रहा है कि इसमें मान लो कि बात करेंगे 800 किलोमीटर है, वो तो क्या है आपके रेल मार्ग से, बाकी जो 200 किलोमीटर की जो दूरी है वो यदि कोई कर्मचारी सड़क मार्ग से तय कर रहा है या 200 किलोमीटर से ज्यादा कर रहा है, तो उसको 2 दिन एक्स्ट्रा दिए जाएंगे। तो कितने हो गया, 12 दिन। मुझे बताओ चीज समझ में आ रही है क्या, कि नए मुख्यालय या पुराने मुख्यालय के बीच की दूरी यदि 1000 किलोमीटर या उससे कम है, तब कितनी छुट्टियां देगी सरकार, 10 दिन का कार्यकाल काल देगी। यदि क्या हो रहा है कि जो 200 किलोमीटर उससे ज्यादा का, 1000 किलोमीटर कम से बात कर रहा हूं इसमें, यदि क्या हो कि
सड़क मार्ग से वो दूरी तय कर रहा है, मान लो देखो सड़क मार्ग से जब दूरी तय करते हैं तो टाइम ज़्यादा लगता है, जो कर्मचारी वो परेशान भी हो जाता है। तो सरकार ने क्या कहा है कि यदि कोई आदमी क्या करता है 200 किलोमीटर या उससे अधिक अधिक की जो दूरी है, वो सड़क मार्ग से तय करता है, तो 2 दिन का एक्स्ट्रा अवकाश दिया जाएगा। तो यहाँ कितना दिया जा रहा है 12, और एग्ज़ाम में जब आपसे क्वेश्चन भी पूछे जाएँगे, तब भी ये मेंशन कर दिया जाएगा कि मान लो कि 600 किलोमीटर की दूरी है और 200 किलोमीटर की दूरी जिसमें से सड़क मार्ग से उसने तय की है, तब आपको क्या कर देना है 12 दिन कर देना है। फिर देखो आगे क्या लिखा हुआ है, आगे है कि मान लो 1000 किलोमीटर से, यहाँ पे मैं 1 के लिख रहा हूँ, 1 के से 2 के, मतलब 1000 से लेकर 2000 के बीच की यदि दूरी है, तब अवकाश कितना मिलेगा? 12 दिन का अवकाश मिलेगा। और उसमें भी यदि दो 200 किलोमीटर या उससे अधिक की दूरी सड़क मार्ग से तय की है, तब यहाँ पर हो गया 3 दिन बढ़ा दिए जाएँगे और 15 दिन का उसको कार्यक्रम काल दिया जाएगा। फिर देखो नेक्स्ट चीज़, यदि 2000 किलोमीटर से ज़्यादा की बात हो रही है, 2000 किलोमीटर से अधिक की यदि मैं बात करूँ, तब कितना होगा? 15 दिन का अवकाश दिया जाएगा, और सड़क मार्ग में भी यहाँ पर 15 दिन का अवकाश ही दिया जाएगा। तो ये 3 चीज़ें आपको अच्छे से याद रख लेनी है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। दूरी कितनी, जब 1000 किलोमीटर या उससे कम हो तो 10 दिन की अवकाश दिया जाएगा, सड़क मार्ग के साथ में 12 दिन। 1000 किलोमीटर से 2000 के बीच में हो तो 12 दिन की, और सड़क मार्ग से 15 दिन। 2000 किलोमीटर से अधिक की हो तो 15 दिन और 15 दिन। अब देखो ये क्वेश्चन पढ़ो आप। क्या लिखा हुआ है? एक राज्य कर्मचारी का स्थानांतरण 600 किलोमीटर दूर अन्य मुख्यालय पर होने पर यात्रा काल अवधि को छोड़कर नियमानुसार देय कार्यग्रहण काल की अवधि होगी। देखो 600 मतलब क्या हो रहा है? इसमें आ रहा है, और अवकाश कितना दिनों का मिलेगा? 10 दिन का मिलेगा। लेकिन यदि यहाँ पर ये लिखा हुआ होता कि उसमें से वो 200 किलोमीटर या उससे अधिक की दूरी किससे तय कर रहा है? सड़क मार्ग से तय कर रहा है। तब ऑप्शन कौन सा हो जाता? राइट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी हो जाता। तो ये देखो इससे क्वेश्चन आपसे पूछने जाने की संभावना ज़्यादा है, तो इसको आपको स्टार लगा लेना है। फिर देखो आगे बात करें। अब देखो, हमने अभी तक सारे जो आपके पेपर थे पिछले 3 जो पेपर थे, वो कंप्लीट हमने पढ़ लिए हैं। आई होप आपको ये जो वीडियो है, वो बहुत ज़्यादा यूज़फुल रही होगी। साथ ही मैं आपको बताऊँ, यदि आप और प्रैक्टिस करना चाहते हो, चीज़ों को सीखना चाहते हो, आप चाहते हो कि आपका 101% सिलेक्शन हो, आप निश्चित होना चाहते हो सिलेक्शन के लिए, तब आप हमारी टेस्ट सीरीज़ जॉइन कर सकते हो। इस टेस्ट सीरीज़ की बात करूँ तो इसमें आपको टोटल 50 टेस्ट मिलने वाले हैं। 50 टेस्ट में से देखो, पेपर 1 के 25 टेस्ट मिलेंगे, और पेपर 2 के भी कितने टेस्ट मिलेंगे? 25 टेस्ट मिलने वाले हैं। पेपर 1 की बात करूँ तो 12 तो मिलेंगे आपको टॉपिक वाइज़, और 13 मिलेंगे आपको फुल सिलेबस, या हम बोलते हैं जिसको फुल लेंथ। और वहीं बात करूँ पेपर 2 की, तो टॉपिक वाइज़ तो 12, और फुल सिलेबस या फुल लेंथ मिलने वाले हैं 13। और इन सब की जो टोटल प्राइस की बात करूँ तो बिल्कुल नॉमिनल प्राइस रखी गई है, वो है आपके 399 ₹399 की। ये आपकी टेस्ट सीरीज़ रहेगी, जिसमें आपको सारी चीज़ें एक बार वापस रिवाइज़ कर सकते हो। यदि आपने कंप्लीट पढ़ाई कर ली है, सारी चीज़ें आपने पढ़ चुके हो, तो आप आराम से चीज़ों को रिवाइज़ कर सकते हो, जिसमें आपके इसमें जो टॉपिक वाइज़ भी टेस्ट दिए गए हैं। तो देखो यहाँ तक अपनी जो क्लास है, वो कंप्लीट हो जाती है। यदि आपको वीडियोज़ पसंद आ रहे हैं, आपको वीडियो को इसको लाइक भी करना है, अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर भी करना है, साथ ही आपको कमेंट भी करना है। साथ में आपको बता दूँ कि ये जो वीडियो है, उसकी जो पीडीएफ है, वो आपको कहाँ मिलेगी? तो पीडीएफ मिलेगी, हमारा जो चैनल है क्वालिटी एजुकेशन आरएस, उस पर आप इसकी जो पीडीएफ है वो जल्दी मैं आपको अपलोड करवा दूँगा। तो वहाँ से आप मतलब उस पीडीएफ से आप वापस चीज़ों को रिवाइज़ कर सकते हो, सीख सकते हो। धन्यवाद।